कहानी की शुरुआत एक अंधेरे रूम में होती है जहाँ पर हम ईजे से मिलते हैं, जो कि घुटने के बल बैठ कर कह रहा होता है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी एक लड़की आकर इसको शूट कर देती है और प्लेन से बाहर फेंक देती है और ये नीचे गिरने लगता है। तभी इसकी आंखें खुलती है और हम देखते हैं कि ये सब शुरू हुआ था आज से 7 साल पहले। ईजे पढ़ाई लिखाई करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था एक दिन, तभी एक आदमी इससे टकराता है और रोड पर आकर गाड़ी से टकरा कर मर जाता है। ईजे ने काफी कोशिश की हेल्प करने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, वो मर चुका था। अब ये ट्रॉमा लेकर इंटरव्यू देने आया, जहाँ पर इसके दिमाग में वही चीजें घूम रही थी, तो अच्छे से नहीं दे पाता, इसलिए नौकरी नहीं मिलती है। कोरिया में स्टूडेंट लोन के नीचे कितना दबे होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको डिलीवरी गाय की नौकरी, वेटर की नौकरी सब करनी पड़ती है, जिससे ये अपना लोन धीरे धीरे करके ईएमआई से चुका सके। पिताजी की सालों पहले मौत हो गई थी। मॉम भी छोटे मोटे काम करती है, गरीबी में जिंदगी काट कर जैसे तैसे इसको बड़ा किया है। अब जिंदगी कट रही थी इनकी, तो ये रुकता नहीं है, रोज बड़ी बड़ी कंपनीज में रिज्यूमे अपना भेजता रहता है, कहीं ना कहीं नौकरी तो इसकी मिल ही जाएगी। और ऐसे देखते देखते इसको 7 साल बीत जाते हैं पार्ट टाइम करते हुए, और आज एक कंपनी में इंटरव्यू देने आया होता है। यहाँ के एचआर ने इसके रिज्यूमे को बहुत अच्छा बताया है, इम्प्रेस भी हो गए, तो ईजे खुशी खुशी बाहर आ रहा है कि शायद मेरी नौकरी अब लग जाएगी। तभी इसका दोस्त कॉल करता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि इसने अपने दोस्त के पास पैसे इन्वेस्ट किए थे, अपनी लाइफ टाइम की जो अर्निंग थी वो, और वो अब उसको लेकर भाग चुका है। ये रोते हुए गुस्से में अपने फ्रेंड के घर पर आता है, डोर को पीटने लगता है कि खोलो खोलो, किसी ने आंसर नहीं दिया, और डोर तोड़ने की भी कोशिश करता है। लैंडलॉर्ड उठाकर इसको पुलिस में दे देता है। पुलिस इसको कहती है क्यों किया, तो ये कहता है मुझे नहीं, मेरे दोस्त को पकड़ो, क्योंकि वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। पुलिस का कहना है कि बिजनेस में खोए हुए पैसे केस नहीं बनता है। तो ईजे को ना चाहते भी यहाँ से जाना पड़ता है। बेचारा शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है, तो देखता वो किसी और लड़के के साथ है, उसको कार से ड्रॉप करना है, गिफ्ट दे रहा है। ये वेट करता है, जब वो लड़का चला जाता है तो उसके पास जाता है, और इसने ड्रिंक कर रखी होती है। लड़की समझ गई होती है, तो इसको कुछ पैसे देती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, ये लो खर्चे के लिए। अब ये समझ चुका होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बोझ बन रहा हूँ, इसलिए इससे ब्रेकअप करके यहाँ से चला जाता है। घर पर आता है तो लैंडलॉर्ड ने इसका घर का सारा सामान निकल के बाहर फेंक दिया होता है, ताला बंद कर दिया, क्योंकि इसने कई महीने से रेंट नहीं दिया, ओवरड्यू हो गया होता है। तभी बारिश होने लग गई, घर का सामान गीला हो रहा है, वो बचाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं। सुबह होते होते सब कुछ बर्बाद हो गया होता है इसका। तभी फोन पर मैसेज आता है, जहाँ पे लास्ट इंटरव्यू देकर आया था उसमें भी फेल हो गया है, तो इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, लास्ट उम्मीद भी जा चुकी है। अब ईजे को दूसरा रास्ता नहीं दिखता। अब वो छत पर चढ़कर कूद जाता है नीचे अपनी जान देने के लिए, और अपनी मॉम की कॉल को इग्नोर कर बैठता है। और यहाँ से ड्रामे में जो होता है वो ना तो तुमने पहले कभी देखा होगा और ना ही देखने को मिलेगा। स्क्रीन डार्क होती है और हम एक प्लेन में आ जाते हैं, जहाँ पर ईजे बैठा है। इसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। वहीं पर एक लेडी बैठी हुई है जो ईजे के गुड बाय लेटर को जला रही होती है, और चश्मा हटाती है तो दोनों हेल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। लेडी कहती है कि मैं डेथ हूँ, मौत हूँ मैं, और मैं तुम्हें पनिश करने के लिए आई हुई हूँ क्योंकि तुमने मेरा मजाक बनाया है। और ऊपर से इसको धक्का दे देती है। डीमन इस पर चढ़ने की, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये गिर के फिर से प्लेन में आ जाता है जहाँ पर ये थोड़ी देर पहले था। डेथ बताती है कि मैं तुम्हें 12 बार मरते हुए देखना चाहती हूँ, 12 बार तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, 12 बार तुम मौत को देखोगे, तुम्हारी सोल 12 अलग अलग बॉडी में जाएगी और तुम एक एक करके मरोगे, और तुम 12 मौत देख पाओगे इस तरह से। और तुमने अगर मौत को चकमा दे दिया किसी बॉडी में जाने के बाद, तो तुम उस बॉडी को रख कर उस लाइफ को आगे जी सकते हो। पर ईजे मरना चाहता है, वो अपनी लाइफ से परेशान हो चुका है, लेकिन डेथ गायब हो गई होती है। और तभी प्लेन स्टॉर्म में घुस जाता है, जिससे काफी ज्यादा टर्बुलेंस होने लग जाती है, और ये जल्दी से लाइफ जैकेट पहनता है। टेंडेंस कहती है कि नॉर्मल है, आप घबराइए मत। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है। ईजे उठकर प्लेन चेक करने लग गया, तो उसको पता चला कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बॉडी में है। तभी एक ग्लोइंग बॉल आकर इसके माइंड में घुस जाती है, और उस आदमी की हम डिटेल देखते हैं जिसकी ये बॉडी में है। ये बॉडी एक सीईओ की है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी का है, और इसी कंपनी में ईजे हमेशा अप्लाई किया करता था जॉब के लिए। बॉडी की बात कर ले तो इसका बड़ा भाई भी है जिसका नाम टाई होता है, और दोनों भाइयों की बचपन से नहीं बनी। छोटी छोटी चीजों के लड़ते झगड़ते रहे हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए क्यों ही कोई पीछे हटेगा, इसके लिए भी लड़ते रहते हैं। पर पिताजी ने कह दिया था कि कंपनी को वही लीड करेगा जो सबसे अच्छा होगा, और इस बॉडी ने पिताजी का भरोसा जीता और इसको पिताजी ने सीईओ बना दिया था। ईजे बहुत खुश है कि कितनी अच्छी लाइफ है, मैं कंपनी का सीईओ बन चुका हूँ, अब मैं इसी में रहूंगा बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, पैसा है, अय्याशी है। लेकिन किस्मत को ये पसंद नहीं था। प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। लाख कोशिश कर रहा है ईजे बचने की, पर प्लेन पूरा जल चुका होता है, हर तरफ आगे आगे, और इस तरह से ईजे प्लेन क्रैश में मारा जाता है। और फिर से आंखें खुलती है इसकी एक डार्क रूम में, जहाँ पर सामने टेबल है, वहीं पर डेथ बैठी हुई है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है,
और वहीं पर एक घड़ी लगी है जिसके अंदर सुई 11 पर आ जाती है, मतलब अब इसके पास 11 लाइफ है। ये एक बार मरकर आ चुका है। डेथ बताती है कि तुम घबराओ मत, तुम जिसकी बॉडी में जाओगे ना वो ऑलरेडी मर चुका होगा, तो तुम ये मत सोचना कि तुम उनकी लाइफ छीन रहे हो। और इसे हेल दिखाती है। इसको देखकर रोने लगता है, कहती है मैं तुम्हें इसी में फेंकूंगी। पैरों में गिर के पूछने लग जाता है कि मैंने किया क्या है, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरी गलती क्या है। सीन वही पहला वाला आ जाता है जो हमने ड्रामे के शुरू में देखा था। डेथ ये बोल के गायब हो जाती है कि मैं तुम्हें खोजती इससे पहले तुमने मुझे खोज लिया। इसका मतलब होता है ईगो हर्ट हो गया होता है डेथ का कि तू जान देगा अपनी, मैं तेरी लेने नहीं आई हूँ जान, तू मरेगा अभी, रुक तू। तुम अगर 12 में से एक बॉडी में सर्वाइव कर लेते हो तो तुम हेल में नहीं जाओगे। और शूट करके फेंक देती है इसको। वही शुरू वाला सीन हम फिर से देखते हैं और अब ये गिरते हुए एक न्यू बॉडी में आ गया होता है। इसके साथ 3 लोग और होते हैं जो कैमरा लगाकर सर पे इसको शूट करें। फिर से ग्लोइंग बॉल आकर इसके माइंड में घुस जाती है और हमें इस बॉडी का पास्ट दिखाया जाता है। ये बॉडी एक स्पोर्ट्समैन की है जो एक्सट्रीम लेवल के स्पोर्ट्स करता है। 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम पर है और आज इसने चैलेंज ले रखा है कि बिना पैरासूट के इतने ऊपर से कूद कर ये एक नेट पर सेफ लैंडिंग करेगा। और ये शो पूरे कोरिया में लाइव दिखाया जा रहा था हर जगह। अगर ये कर देता है ना तो इसको स्पॉन्सर 3 बिलियन वॉन देने वाले हैं। ईजे ये जानकर बहुत खुश होता है कि चलो अगर मैं नेट पर कूद गया तो मुझे 3 बिलियन वॉन मिलेंगे, जिंदगी संवर जाएगी। और हेल्पर को धक्का वक्का मार के नीचे जाने लग जाता है तेजी में, क्योंकि इसके सर पे लालच सवार है। भी लालच है। एक मैं यहाँ पर बात बता दूं कि जिसकी भी बॉडी में घुसता है ना, उस इंसान की जितनी भी एबिलिटी होती है ना, उसको कुछ भी करना आता हो ये अपने आप इसके अंदर आ जाती है। सोल इसकी है बट बॉडी पूरी उसी इंसान की होती है। ये आता ऊपर से, लेकिन नेट से थोड़ा पहले गिरकर मर जाता है जमीन पर और इस तरह से इसकी दूसरी डेथ होती है। फिर से ये उसी डार्क रूम में आ गया। डेथ यहीं पर है और डेथ से ये कुछ बातें करता है। फिर डेथ इसको 3rd लाइफ में भेजती है जो कि पिछली वाली से भी ज़्यादा एक्साइटिंग होती है। अब एक टीनेजर कोरियन हाई स्कूल लड़के की बॉडी में आ गया होता है। क्लासमेट्स एक बेवकूफ़ पैरासूट एक्सपर्ट की डेथ वीडियो देखकर हंस रहे होते कि देखो कैसा पागल है, बिना पैरासूट ऊपर से कूद रहा था, नीचे गिर के मर गया। और ये ईजे खुद होता है, यानी कि इसकी लास्ट लाइफ होती है वो। ईजे ये देखकर समझ गया होता है कि अरे यार जो भी इसके हो रहा है ना वो रियल लाइफ में हो रहा है ना, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में। तभी ग्लोइंग बॉल आकर इस लड़के की दिमाग में घुसती है, यानी कि ईजे के। और फिर हम इस टीनेजर की लाइफ देखते हैं। टीनेजर ने 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। मोम ने जैसे तैसे काम करके हम इसको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया है। टीनेजर ने ठान लिया था कि मोम को मैं प्राउड फील करवाऊंगा। लेकिन जब ये स्कूल में आया तो इसको वही कोरियन कल्चर देखने को मिला। इसको खूब बुली किया जाता था, मारना पीटना, पैसे छीनना, इसके सर पे खाना गिराना, इसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज करना, इसको रिकॉर्ड करना। और हर कोरियन ड्रामे की तरह इस ड्रामे में भी ये रिकॉर्डिंग का काम एक लड़की ही किया करती थी। लेकिन ये सब मोम को ये नहीं बताता था। ये ऐसी जहन्नुम लाइफ थी ना इसकी, ये परेशान हो गया था और अब ये जान देनी चाहता था। और तभी ईजे की सोल इसकी बॉडी में आ गई है। अब ईजे खुश होता है कि मैं एक मरते हुए, मतलब एक जान देने वाले इंसान की बॉडी में आ गया हूँ, तो मैं तो अब नहीं मरूंगा, मैं अपनी न्यू लाइफ शुरू करूंगा। अभी बच्चा हूँ, पढ़ूंगा, नौकरी के लिए फिर से ट्राई करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मरूंगा नहीं। तभी बुली आ गया। इसका नाम जिन होता है और इसको याद रखना क्योंकि ये भी एक मेन कैरेक्टर है। ये आकर ईजे को मारने पीटने लगा कि जा मेरे लिए मिल्क लेकर आ। ईजे मना करता है और चेयर उठाकर जिन को मार के बेहोश कर देता है और दूसरे बुली को भी मारता है। उनको धमकाता है कि आज के बाद मुझे पंगे मत ले। और इतने में टाइसक आ जाता है। टाइसक एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, पूरे स्कूल में इसकी पावर चलती है बहुत ज़्यादा। ये ओवर पावर्ड गाय होता है, ईजे को मारता है बहुत ज़्यादा। फिर ईजे को सब मिलकर पकड़ लेते हैं ताकि जिन इसको मार सके। पूरी क्लास की फटी पड़ी होती है, लेकिन टीचर आ जाती है जिससे फाइट बंद हो गई होती है। क्लास के बाद जिन एंड गैंग ईजे को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं। और ये जब रुकते हैं जब एक लड़की आती है, और इस लड़की की बता दूँ तो ये जिन की क्रश है। जिन इसको पसंद करता है तो वो अपनी क्रश के सामने किसी लड़के को मार पीट नहीं सकता ना, इस लड़ाई को वहाँ पर बंद कर देता है। ईजे घर पर आता है तो देखता है इसकी बॉडी की लाइफ, मतलब अपनी बॉडी के घर पर आया ना, ये इसका घर थोड़ी है। इसकी मॉम के बहुत सारे नोट्स पड़े होते हैं, खाना रखा होता है। इसे अपने दिन याद आती है कि कैसे इसकी मॉम इसके लिए सुबह सुबह खाना बनाकर काम पर जाया करती थी, वहाँ बहुत मेहनत करती थी रात तक, और तब इसको पाला पोसा करती थी। ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। और फिर इस बॉडी की मॉम आती है और कहती है ना कि कैसा गया तुम्हारा दिन स्कूल में। ये सुनकर ये रोने लग जाता है अपनी मॉम को याद करके। अगले दिन स्कूल में आके टाइसक को पकड़ लेता, पूछता है कि टाइसक तुम तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, ओवर पावर्ड हो, फिर भी तुम जिन से क्यों डरते हो? वो तुम्हारा लीडर क्यों है, तुम क्यों नहीं हो? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वही लीडर माना जाता है। टाइसक बताता है कि स्कूल का रियल गुंडा तो दूसरा एक सीनियर है जो बहुत खतरनाक है, और उसके पूरे स्कूल में गैंग चलती है, और उसी गैंग का छोटा मोटा
एक मेंबर है जिन, जो कि हम पे हुक्म चलाता है। अगर मैंने जिन को कुछ भी किया, मारा पीटा, ये लीडरशिप ली मैंने उससे, तो बड़े सीनियर गुंडे मुझे मार देंगे। लंच में फिर से जिन ईजे को मारता है और कहता है जा मेरे लिए खाना लेकर आ, पर ईजे उठ के इसके मुंह पे खाना पलट देता है और चला जाता है। जिन टाइसक से कहता है कि कुत्ते जा उसको पकड़ के लाए यहाँ पे। टाइसक मना कर देता है, ये कह कि मुझे भी खाना खाना है, तुम जाकर अपना मुंह धो लो। अब ये सुन के जितने भी बच्चे बैठकर खा रहे सब हंसने लग जाते हैं कि ये बेइज्जती हो गई जिनकी। तो यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ईजे ने ही टाइसक को कहा था कि तुम दूर रहना मेरे और जिन के मैटर से, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। जिन अब इतनी बड़ी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया होता है। सीनियर गुंडे के पास आकर कहता है कि मेरी हेल्प करो, मुझे एक लड़का परेशान करा है। गुंडे 1 सेकंड में वेपन्स और बहुत सारे गुंडे लेकर आ जाते क्लास के अंदर मारने के लिए ईजे को। और ईजे को देख के गुंडे के होश उड़ जाते, क्योंकि ईजे एक छोटा सा बच्चा होता है। कहता है कि अबे जिनके बच्चे, तू इस छोटे से केंचुए से डर रहा है, तेरे जैसा डरपोक नहीं देखा। इसको बहुत गाली बकता है और कहता है ना कि आज के बाद हमारे पास आ मत जाइयो, हमारी गैंग से तू बाहर है, क्योंकि तू एक बच्चे से डरता है। अब इसके बाद तो मतलब जिनकी कोई रही नहीं गई होती है इज्जत। ईजे जिनका खूब मजाक बनाता है कि हाय तुझे टीम से निकाल दिया गया। जिन गुस्से में है, ईजे को मारने जाता है, लेकिन तभी टाइसक आकर जिन को पीट देता है। और इसी दिन से जिन की सबने रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी थी। जिस लड़की को वो पसंद किया करता था, वो लड़की भी अब इसके सीनियर के साथ प्यार मोहब्बत करने लग गई है। शाम को एक रोज ईजे रनिंग करते हुए ट्रक से टकराने से बचता है। मरते मरते बचा है तो खुश है और डरा हुआ भी है कि अभी मर जाता तो एक लाइफ खराब हो जाती मेरी। पर जिन भी इसके पीछे होता है, ये इस बात से अनजान है और आकर ईजे को जब तक मारता है रोड पर, जब तक ईजे मर नहीं जाता है। और ईजे मरकर वापस से आ जाता है डार्क रूम में और इस तरह से तीसरी लाइफ खत्म होती है। और डेथ आती है, फिर से इनकी कुछ बातें होती है और फिर से इसको अगली लाइफ में ट्रांसफर करती है। और इस बार ईजे किडनैप हुआ है। अब यहाँ से स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ईजे किडनैप होकर बैठा हुआ है, गुंडे इसको मार पीट कर पूछ रहे होते कि बता लड़की और पैसा कहाँ पर है। अब ईजे को क्या ही पता कि किसकी बॉडी में कौन लड़की कौन पैसा, इसको कुछ भी नहीं पता। इसकी आंख तक फोड़ने वाले होते हैं वो लोग, ये बता नहीं पा रहा। थोड़ा टाइम मांगता है कि रुको रुको, और फिर से ग्लोइंग बोला अगर इसके दिमाग में घुस जाती है और हम बॉडी का पास्ट देखते हैं। ये बॉडी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के आदमी की है, जो कि एक बहुत बड़े गुंडे के लिए काम करता है, लोगों को मारने का, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में। अब एक रोज इस बॉडी को ना बॉस की गर्लफ्रेंड से ही प्यार हो जाता है और उसे प्रॉमिस कर बैठता है प्यार में कि मैं तुम्हें इस क्राइम की दुनिया से बाहर लेकर चलूंगा, एक अच्छी लाइफ दूंगा। लड़की को इसने सपने दिखाए और लड़की ने इसको कुछ और दिखाया। तो एक दिन बॉस के 10 मिलियन और उसकी गर्लफ्रेंड चुरा कर भाग जाता है, लेकिन कब तक? पैसे ले जाकर एक जगह तो छुपा दिए इसने, पर पकड़ा गया बेचारा। अब ईजे पास्ट जान गया होता है तो वापस हम प्रेजेंट में इसके पे आते हैं। तो यहाँ पर ये पता कर चुका है कि मैं एक बहुत अच्छा फाइटर हूँ, क्रिमिनल हूँ मैं, तो फाइट आती है मुझे, और एक एक करके सभी गुंडों को बहुत मारता है। मतलब यहाँ पर बहुत गंदी फाइट होती है और सबको मारने के बाद कहता है कि मेरे पास इतनी अच्छी पावर है, इसको पूरा कॉन्फिडेंस भरोसा सब हो गया होता है कि मैं इस जिंदगी, इस लाइफ, इस बॉडी में सर्वाइव कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास पावर है फाइटिंग की, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं रहूँगा इसी में, है ना, कौन मार पाएगा मुझे। और फोन और बाइक लेकर ऐसे भागने लगता है तो देखता है ये सारा जो लफड़ा हुआ है ना अभी फाइट वाइट का, सब एक ट्रक में हो रहा था। और भाई इसके बाद तो बॉस इसके पीछे गुंडे लगा देता है, क्योंकि फोन से उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है। और इसके बाद जब हम सीन देखते हो, कोरियन ड्रामे का हिस्ट्री का सबसे बेस्ट सीन लगा मेरे को, इतना तगड़ा होता है रोड के ऊपर, मुझे नहीं पता सीजीआई से किया कैसे किया उन लोगों ने रियल में, और बहुत भागा दौड़ी होती है। मतलब बाइक को कभी मॉल में घुसा रहा है, कभी रोड पे ब्लास्ट हो रही है, कभी लिफ्ट के अंदर घुसा रहा है, कभी छत पे जा रहा है, कभी पार्टी करते हुए पूल में बाइक घुसा दे रहा है, और फोन वहाँ पे खराब हो जाता है पानी में गिर के, तो लोकेशन जाना बंद हो जाती है और ये सेफली बाइक लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच जाता है। प्यार तो बहुत करती है इससे, छुपी हुई थी, इसके इंतजार कर रही थी कि मेरा आएगा प्यारा पति। अब ईजे कहता है ना कि मैंने पैसे वहां रखे, जैसे इतना बोलता नहीं है लड़की इसको शूट कर देती है, मर जाता है वहीं पे। बिकॉज सब प्लान था, लड़की तेज निकली, अब वो पैसे लेकर अकेले भाग जाएगी और इसको इसने यूज किया लड़की ने। लौट के बुद्धू घर को आए, डेथ भी बहुत हंस रही होती, कहते हुए कैसा है तू, अजीब सा, कट गया तेरा, तो लड़की ने काट दिया जा। पर ईजे स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि ये लड़की को पैसे की जो जगह इन्हें एग्जैक्ट नहीं बता कर आया। लड़की पैसा कभी नहीं खोज पाएगी, वो जानती तो इस एरिया में है पर कहाँ पर है वो नहीं पता इसको, है ना। तो उस लड़की का ही कट गया बेसिकली देखा जाए तो। खैर यहाँ से फिर से शूट हुआ ये और अब इसकी 5th लाइफ शुरू होती है और इस बार दुग्गल साहब
कैदी बने होते हैं। अपनी सेल से बाहर आता है तो कैदी इस पर बहुत गुस्सा हो रहे होते, धमका रहे होते कि मार देंगे, पीट देंगे। ईजे को कोई खबर तो नहीं होती कि आखिरकार इसको ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है, यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अभी तो हमें भी नहीं है ना, कुछ नहीं पता कि किसकी बॉडी में है ये। फिर ये अपने सेल में आता है तो इसके सेलमेट बताते हैं कि तुम तो यार 4 दिन में रिहा हो जाओगे, खुश तो बहुत होगे। तो ये सच में खुश हो जाता है। सेलमेट कहते हैं कि देखो केयरफुल रहना, एक पागल साइकोपैथिक कैदी रहता है इस सेल के अंदर जो बहुत पागल है, किसी का भी खून कर सकता है वो। दीवारों पे बहुत क्रीपी ड्राइंग्स बनी होती है, बुक्स रखी होती है जिसको देख के लगता है कि बस खाली खून खराबा करता है वो आदमी। और डोर खुलता और एक बहुत ही खतरनाक इंसान की एंट्री होती है। ऐसा हमें दिखाया जाता है पर ये खतरनाक नहीं होता है। ये पता है कौन है? जिन होता है। वही बुली जिसने अभी इसको मारा था एक लाइफ पहले, है ना, जब वो स्कूल में पढ़ता था, वही जिन बुली है ये। अब ये पहचान गया होता है, ये शौक हो गया, अबे ये टू मच फन होता है भाई। इसके बाद तो ईजे अपनी मौत याद करता है कि कैसे जिन ने इसको मारा था। गुस्सा होकर जिन को पीटने लग जाता है पकड़ के, पर बाकी सारे सेलमेट रोक देते कि मत मारो, साइकोपैथिक है, वो मार देगा तुम्हें रात को। और तभी ग्लोइंग बॉल आती है, बस दिमाग में घुस जाती है ईजे के। और इसके बाद तो हमें पता ही क्या होगा। हाँ, हम बॉडी का पास्ट देखेंगे। ये बॉडी एक एमएमए फाइटर की है, फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्जा था, रोज गैंग वाले के घर पे मारा पीटी करते थे, फैमिली को मारते थे पैसों के लिए। तो बॉडी को एक रोज हिट एंड रन केस का काम मिला, मतलब एक्सीडेंट का इल्जाम इसको अपने सर पर लेना है, बदले में इसको 200 मिलियन मिलने वाले हैं। अब ये अभी 18 साल का था उस टाइम, तो माइनर है कोरिया के मुकाबले, कोरिया में माइनर माना जाता है। तो लॉयर आसानी से इसको जेल से छुड़ा लेगा और बस हो गया काम, पैसे मिल जाएंगे, मजे मारो। डील डन होती है। बॉडी जाती है पुलिस के पास और कन्फेस करती है कि हाँ मैंने उस लड़की को मारा था और भाग गया था मैं वहाँ से। कोर्ट केस में आता है और ये बॉडी अपना गुनाह कबूल करती है। लेकिन तभी जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो मर जाती है। जज घबरा गया होता है, उससे ज़्यादा घबराया होता है ये बॉडी। अब इसको ना 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। वकील इससे जेल में मिलने आता रहता है और बॉडी धमकी दे रही होती है कि जल्दी से मेरे को पैसे दे दो 2 मिलियन, वरना मैं सच्चाई बता दूंगा सबको। ये हमारी फर्स्ट मेमोरी थी। यहीं से हमें एक सेकंड मेमोरी भी दिखाई जाती है इसकी, जो कि देखी थी इस बॉडी ने। जब जिन इस सेल में आया था ना तो साइकोपैथिक बनने की एक्टिंग कर रहा था ताकि सेलमेट को डरा कर, उनको दबा कर, दबदबा बना कर रख सके उनके ऊपर। हालांकि ये साइकोपैथिक नहीं है। वापस प्रेजेंट में आते हैं हम तो ईजे इस पर बैठकर हंस रहा था क्योंकि सब कुछ जान चुका है वो कि ये कौन है और जिन यहाँ पर कैसे और क्या कर रहा है। तो आकर कहता ना कि अबे तू सनकी है बे, बनने की एक्टिंग मत कर, पागल नहीं है तू, ठीक है। तू यहाँ इसलिए आया हुआ है क्योंकि तूने एक हाई स्कूल लड़के को मारा था। और कहता है ना कि बोल बोल सच है कि नहीं। जिन कांपने लग जाता है डर के मारे, मुंह देता है और सच बताता है। तो सारे सेलमेट मिलकर इसको बहुत मारते हैं, कहते हैं कि तूने हमें इतने दिन से डरा के रखा था। बाहर आता है तो बाहर भी लोग इसको मार पीट रहे होते बहुत बुरी तरह से। ये देख के बहुत खुश हो रहा होता है ईजे, कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। भाई तूने भी तो स्कूल में बहुत परेशान किया था, भुगत अब यहाँ पर। अब ईजे को यहाँ पर जेल में काम भी दिया गया होता है जो कि ये कर रहा होता है। तभी इस पर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं। अब ये एक एमएमए फाइटर है जैसे मैंने बताया था, तो ये सबको मारने लग जाता है और यहाँ से कुछ गुंडे भाग भी जाते हैं और ये मार पीट रहा होता है। और जब सारे गुंडों को मार देता है तभी एक सेलमेट इसका अंदर आता है बहुत बड़ी रोड लेकर, और ये इसकी हेल्प करने के लिए आया था, ना कि यहाँ से बचकर भागा था ये। तो खुश हो जाता है ये कि वाह मेरा एक दोस्त भी जो मेरी हेल्प करने आया था, और इससे कर लेता है ये दोस्ती। बातें बातें होती है इनकी। और शाम को बाथरूम में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होती है। आज जाके देखता है ईजे तो जिन मारने के लिए ना ईजे को एक वेपन तैयार कर रहा होता है। ईजे वो वेपन छीनता है, एक चाटा मारता है इसको और कहता है तूने स्कूल के लड़के को मारा था, उसकी आत्मा देख तेरे पीछे खड़ी है, हंट करेगी तुझे, लाइफ टाइम हंट करेगी। तूने उसको ऐसे मारा था, तेरा दोस्त ये था, तू वो था। क्योंकि ईजे को तो सारी चीज़ें पता है ना, क्योंकि तो ऑलरेडी जी कर आ चुका है ना उस लाइफ के अंदर, तो इसको सब पता होता है। और जिन ये सोच लेता है ना कि इसको कैसे पता, इसको आत्मा वो सब बता रही है, तो ये डर के मारे पैंट में सूसू कर देता है। भाई सच में मूड देता है, देख लो यहाँ पे। और फाइनली ऐसे एक दिन और बीता और ईजे आज रिलीज हो रहा होता है। जिन को मिल्क देता है, कहता है ले ले तेरे को भूत ने दिया है। बेचारा जिन, काफ़ी इसकी फनी कंडीशन होती है यहाँ पर हम देखें अगर तो। जेल के बाहर आता है ये तो वकील होता है जो कि पैसे वैसे लेकर खड़ा है इसको देने के लिए वादे के मुताबिक। पर ईजे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं एक अच्छा और सच्चा इंसान बनूंगा और अपनी एक न्यू फ्रेश और अच्छी लाइफ जीऊंगा। और यहाँ से चुपचाप पता कहाँ चला जाता है, सीधा उस बोट यार्ड पे जाता है जहाँ पर नाव खड़ी थी, जहाँ पर इसने पैसे छुपाए थे पिछली लाइफ में, जब इसको उसकी गर्लफ्रेंड ने शूट करके मार दिया था। हाँ, क्योंकि ये देखो लाइफ बदल रहा है पर दुनिया वही है। तो जो इसने पिछली लाइफ में कर रखी है ना चीज़ें, वो इस लाइफ में भी हुई पड़ी है। ओके, क्योंकि हमने पैराशूट वाला भी देखा था जब ये ऊपर से कूद के मरा था। तो अब यहाँ पर ये बोट में पैसे ढूंढ लेता है और कोई इस पर नज़र रख रहा है छुप छुप कर, ये ध्यान नहीं दे पाता है। यहाँ से ये आता है
और एक मतलब कमरा लेकर एंड पर वहीं पे आराम से सो जाता है, क्योंकि इसको अब एक न्यू लाइफ चाहिए, सुकून है इसकी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी इसकी आंखें इसकी मोम के एक डरावने सपने से खुलती है। देखता है तो कॉल आ रही है, बॉडी की मोम कॉल कर रही थी, जिसकी बॉडी में ये है ना उसकी मदर कॉल कर रही थी। तो अब ये उनसे मिलने होम टाउन चला जाता है, पर जाने से पहले पैसों को 2 हिस्सों में बांट देता है, आधे आधे करके 2 बैग में रख के। एक बैग को वहीं स्टेशन पर लॉकर में छोड़ देता है और एक लेकर अपने साथ जाएगा। लॉकर लिमिट 4 दिन की होती है, मतलब अगर ये 4 दिन में इस लॉकर को आकर नहीं खोल के अपना सामान नहीं निकालता है तो ये जब्त कर लिया जाएगा यहाँ पे जो वर्कर है उनके द्वारा, मतलब वो लेकर चले जाएंगे इसके सामान को बेसिकली। अब ये अपने होम टाउन आ गया होता है, रात हो गई आते आते, तभी इस पे एक आदमी अगर अटैक कर देता है और ये उस हिट एंड रन केस वाली लड़की के पिताजी होते हैं, अपनी बेटी की मौत का बदला लेने आए होते हैं, क्योंकि इनको पता था कि खूनी 2 साल बाद बाहर आएगा, तो ये इसका पीछा कर रहे थे, जो कि हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था। अब ईजे इनसे सॉरी कह रहा होता है कि प्लीज़ और आगे कुछ बताए, इससे पहले आवाज़ आती है तो पिताजी उठ के भाग जाते हैं घायल करके इसको, और वो सेलमेट आता है यहाँ पर, ईजे का सेलमेट जो है उसका फ्रेंड हुआ करता है ना, बेस्ट फ्रेंड, वो आता है। ईजे बहुत खुश है कि चलो यार मेरे पास पैसे भी हैं, दोस्त भी आ गया मेरा, अब तो मैं पक्का बच जाऊँगा। तभी ये निकालता है चाकू और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये भी गुंडा ही था। जब इसको रोड लेकर बचाने आया था ना जेल में, तो इसका दोस्त नहीं गुंडा ही था। जब ये रोड लेकर आया ना ईजे को मारने के लिए, तो इसने देखा कि सबको ईजे ने ऑलरेडी पेल दिया है, तो ये डर गया था कि ईजे मुझे भी मार देगा, इसलिए इसने अच्छा लड़का बनने की एक्टिंग की और इसके साथ ही मतलब दोस्ती वोस्ती कर ली थी। और अब ये ईजे को मार रहा होता है। ईजे रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पास बहुत सारे पैसे मैं तुझे दूंगा, पर ये गुंडा इसको मार कर इसकी जान लेकर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि इसके पास भी पैसे हो सकते हैं। और यहाँ पर फिर से हमें मॉम की कॉल दिखाई जा रही थी। मॉम की कॉल्स इसमें बहुत दिखाई गई हमें, वो क्यों है क्या है ये हमें आगे पता चलता है। और वापस से हम लोग डार्क रूम में आ जाते हैं। खूबसूरत डेथ बैठी हुई है यहाँ पर, कुछ हसीन बातें होती है दोनों में, और फिर से शूट करके इसको 6th लाइफ में भेज दिया, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी है। इस बार दुग्गल साहब बेबी बने होते हैं। रेस्टोरेंट में पालने में बैठकर खूब रो रहा होता है ईजे। मॉम आती है सॉरी कह के उठाती है बेबी को, ले कार में रख देती है। और इतनी सनकी और पागल औरत मैंने आज से पहले नहीं देखी भाई, कसम खा के बोलो। इतनी पगलैट होती है, इतनी सनकी होती है, ये चिल्लाती है बच्चे पर, उसको गाली देती है, अनाप शनाप बकती है, गुस्सा करती है, एकदम पागल औरत है। और ग्लोइंग बॉल भी नहीं आ रही होती है ना इस बार, क्योंकि ये तो बेबी है, बेबीज की कोई मेमोरीज नहीं होती, क्योंकि तो जस्ट अभी पैदा हुआ है ना। तो ईजे को नहीं पता कि औरत आके इसकी मॉम है, कौन है और इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। मॉम घर पर आकर बेबी को पटक देती है ज़मीन पर। पिताजी आते कहते अले लले, और ईजे को लगता है कि चलो मेरा बाप होगा शायद ये, और ये अच्छा आदमी मालूम पड़ता है। लेकिन तभी ये आदमी यानी कि पिताजी एक्सपायर्ड फूड लाकर बेबी को खिलाने लग जाते हैं। बेबी ईजे जब मना करता है खाने से, मुंह नहीं खोलता, तो ये आदमी इस बच्चे को गालियाँ देता है, गंदी गंदी इंसल्ट करता है बच्चे की। 6 महीने के बच्चे की क्या इंसल्ट करोगे यार तुम लोग, ये करता है। पर तभी सोशल वर्कर आगे होते पुलिस लेकर, क्योंकि किसी ने रिपोर्ट की कि घर में बच्चे को टॉर्चर किया जाता है। वर्कर आकर बेबी को चेक वेक करती है बॉडी की, कहीं इसको लगी वगी तो नहीं है, बॉडी बिल्कुल सेफ होती है। पिताजी की आईडी चेक करते तो पता चलता है कि पिताजी खुद एक सोशल वर्कर है। तो एक सोशल वर्कर होते हुए भी अपने बच्चे को कोई टॉर्चर कैसे कर सकता है। ये बात मानती है पुलिस और यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब मॉम का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका होता है। अब इसको आगे जो हुआ वो देख के साला मैप मेरा हिल गया मानसिक संतुलन भाई। ये माँ बच्चे को पकड़ती है, फ्लोर पे पटक देती है और पटक के पिलो उठाकर उसका मुंह दबा के बच्चे को मार देती है। और ईजे वापस से ब्लैक रूम में आ गया होता है। 1 मिनट, आपको लगेगा कि ये सब ऐसे बच जा रहे हैं ये करने के बाद, नहीं, लेकिन असली मजा एंड में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रियल लाइफ से कनेक्ट है, एक ही वर्ल्ड में हो रही हैं। और की शुरुआत वहीं से होती है जब ये बेबी बना था, और बेबी बन के फिर से मर के आ गया था डेथ के पास रूम के अंदर, और डेथ से कुछ बातें करता है। इसको काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है कि यार बच्चे के साथ कोई क्यों कर सकता है ऐसा, है ना। तो इसको फिर से शूट करती है ये, और ये पहुंच जाता है न्यू लाइफ में। इस बार दुग्गल साहब हैंडसम हंक बने होते हैं। जी जल्दी से टाइम देखता है, और लास्ट लाइफ में इसने एक लॉकर में जो पैसे रखे थे वो लेने पहुंच जाते, क्योंकि 4 घंटे की वैलिडिटी होती है। अब यहाँ पर ये आता है ना, देखता है तो लॉकर में से निकालने वाले होते हैं वो लोग पैसे, पर ये पकड़ लेता है और सारे पैसे ले लेता है, और मिरर में खुद को देख के सोच रहा होता है कि अरे यार कितना हैंडसम हूँ मैं। फिर इसको पता चलता है कि ये यहाँ पर इस बार मॉडल बना है, हीरो बना है। कोरिया में टीनेजर्स लड़कियों का दिलों का शहंशाह, बादशाह, शहजादा होता है ये। लड़कियां उसे देखकर कूदने लग जाती है, प्रोफेशनल मॉडल है ये। घर आया तो न्यूज़पेपर में पढ़ता है
कि एक माता पिता अरेस्ट हुए अपने बच्चे को मारने पीटने के लिए, और ये वही लास्ट लाइफ वाले हरामी माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे को, जो छोटा बेबी था ना, उसको मारा पीटा करते थे खामखा। जीजे सोच रहा होता है कि यार मेरी लाइफ तो बड़ी मस्त चल रही है वाली, पैसा है मेरे पे, इतना सुंदर हूँ, लड़कियां में मेरे फैन फॉलोइंग है, मतलब सब कुछ सही, तो मैं मरूंगा कैसे इसमें, है ना। ये तुम भी सोच रहे हो कि इसमें कैसे मरेगा ये। तब इसको कॉल आती है, उसका दोस्त बुला रहा था कि जल्दी आ जाओ, कहाँ रह गए तुम, पार्टी में आना था ना। अब ये कंफ्यूज कि कौन सी पार्टी, कहाँ की पार्टी, तो पूछ रहा है कहाँ आना था, एड्रेस तो दे दो। तो इसका दोस्त उसको एड्रेस देता है और लेकर आता है इसको। तो ये आज इसको एक बहुत बड़े कंपनी के CEO से मिलवाने वाला है, जो कि मॉडलिंग कंपनी चलाता है। अब जब तक वो आता है, जीजे उससे मिलता है, तब तक जीजे ने बहुत शराब पी ली थी, तो उनकी मीटिंग कुछ खास रहती नहीं है। घर आकर ये सो जाता है। अगली सुबह नींद खुलती है तो पता चलता है कि अपने भाई के साथ कैफे में काम करता है। तभी कैफे में एक क्यूट कस्टमर आती है और जीजे की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड जीसू होती है, जिसने इसका दिल तोड़ा था। हमने देखा था ना शुरू में, वो वही। अब इसे देख कर जीजे को याद आता है कि ये अपने पहले प्यार यानी जीसू से कैसे मिला था। जीसू उन दिनों नॉवल लिखा करती थी और बहुत सुंदर भी थी। तो एक रोज जाते जाते तेज हवा का पहला झोंका आया और इसकी सारी नोट्स जो थी उड़कर नीचे गिर गई थी। जीजे ने पढ़ लिया था उठाकर, और जीसू कहती है रुको रुको मैं आ रही हूँ, मुझे दे देना, फेंकना मत। जीसू अब यहाँ पर देखते कॉफी पी रही होती है। जीजे अपने भाई से पूछता है कि ये लड़की कौन है। जीसू एक बहुत बड़ी नोवेलिस्ट बन गई होती है और कंटेस्ट भी जीत चुकी है कई सारे, और एक इंटरव्यू के दौरान इसने बताया था कि मुझे हिम्मत देने वाला, मुझे मोटिवेट करने वाला मेरे साथ नहीं है वो, और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं जीत गई हूँ पर उसको मैंने आज तक ये बताया नहीं है। जीजे यहाँ से सीधा जीसू का नॉवल लेने चला जाता है और पढ़ने लग जाता है, जहाँ हमें पास्ट को दिखाया जाता है। जीजे की लव लाइफ देखते हम यहाँ से। जीसू सुंदर होने की वजह से अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। हर एक आदमी मेल जो है उससे दोस्ती करना चाहता था, प्यार मोहब्बत में पढ़ना चाहता था उसके। पर जीजे हमेशा लो फील करता था, क्योंकि ऐसा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है तो बंदा इनसिक्योर फील करता ही करता है कि कहीं ये मेरे को छोड़ के खिसक ना ले। पर ये इसको ये भी बोला करता था साथ साथ कि मेरा फ्यूचर ख़राब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें देखो तुम्हारी लाइफ अच्छी है तो तुम मुझे छोड़ दो। पर जीसू एक अच्छी लड़की थी और इसको हमेशा अच्छा फील करवाया करती थी, ये बोल के कि तुम जैसे भी हो मेरे हो, और बस ये खुश हो जाता था, जो काफी अच्छी बात है। जीसू को उन दोनों एक महंगा पेन पसंद था, कहती थी कि इससे बड़े बड़े नॉवेलिस्ट लिखा करते हैं, और जीजे ने प्रॉमिस किया था कि ये पेन इसको खरीद कर जरूर देगा। एक दिन कैफे में जीसू एक बच्ची और एक आदमी के साथ आई थी। ये वही कार वाला आदमी है जिसको जीजे ने उस रात जीसू के घर पर देखा था, जो इसको छोड़ने आया था। जहाँ से हमें और जीजे दोनों को पता चलता है कि ये इसका भाई है, ना कि बॉयफ्रेंड। तो जीजे भाई पगला जाता है, इसकी हालत खराब हो जाती है कि मैंने क्या कर दिया, मेरे जैसा पागल कौन ही होगा। इसने गलती से इसके भाई को बॉयफ्रेंड समझ लिया था और इसको छोड़कर चला गया था। जीसू रोज कैफे में आया करती है हमेशा की तरह, और जीजे इससे बातें करता है, बताता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, आपकी सारी स्टोरीज पढ़ी है मैंने, और अपनी भी एक नॉवल में सुना सकता हूँ, मतलब स्टोरी है पर आप उस पर चाहे तो नॉवल लिख सकते हो। और फिर एक कहानी बताता है इसको कि एक आदमी था जो मर गया, फिर डेथ से मिला और डेथ ने उससे कहा कि तुमने मेरा मजाक बनाया है तो तुम्हें बार बार मरना होगा, कुछ इस तरह की। जीसू कहती है कि कितनी बुरी लड़की है डेथ। जीजे कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने भी उसको यही बोला था। अब ये सुन के ना जीसू को इंटरेस्ट आने लग गया तो इस कहानी में, और कहती है ना कि ठीक है मैं सुनना चाहती हूँ पर थोड़ी थोड़ी रोज मुझे सुनाना, अभी नहीं। ओके, फिर जीसू वही सुनहरा पेन निकालती है और जीजे ने प्रॉमिस किया था ना कि इसको देगा। तो ये कहता है ये पेन तो बहुत सुंदर है। कहती है हाँ मुझे ये किसी ने दिया है। और हम देखते हैं जीजे जब मर गया था ना बिल्डिंग से कूदकर, तो उसके फ्यूनरल में जीसू आई थी, तो इसकी मॉम ने इसको ये पेन दिया था, ये बोल के कि जीजे ने ये तुम्हारे लिए खरीदा था। जीसू ये देखकर रोने लग गई थी, और यहाँ अब दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया है। जीजे हमें बताता है कि मैं कैसे जीसू से रोज मिलता हूँ, उससे दोस्ती भी कर ली है मैंने, और अपनी सारी स्टोरी धीरे धीरे करके उसको सुनाता हूँ। और एक दिन तो पूछ बैठती है कि हीरो कौन है, ये जान क्यों दी उसने, और वो अपनी रियल वाली मॉम से मिलने क्यों नहीं जाता है, जबकि अपनी मॉम से तो बहुत प्यार करता है, उनको हमेशा याद करता रहता है। और जीसू फिर ये भी बोल बैठती है कि कहीं ये सब तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ है ना। बाहर आज काफ़ी बारिश भी हो रही होती है, तो जीजे जल्दी से जीसू को अम्ब्रेला ला कर देता है और वापस कैफे में आता है तो गलती से इसका हाथ कट जाता है सफाई करते हुए। तभी बाहर से खबर आती है कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। जीजे भागता हुआ जाता है और वहाँ पर अम्ब्रेला पड़ा हुआ देखता है खून में, और ये सोचता है जीसू मर गई, पर नहीं, जीसू वहाँ पर खड़ी होती है, किसी और का एक्सीडेंट हुआ है। और फिर जीसू इसके हाथ पर ब्लड देखकर इसको दवाई लगाती है। जीसू यहीं बैठे बैठे याद कर रही होती कि एक रोज ये जीजे को खोजती हुई हॉस्पिटल आई थी और बहुत रो रही थी। ये शायद उस टाइम का सीन हो सकता है जब ये बिल्डिंग से कूदा था तो उसको हॉस्पिटल लाया गया होगा ना, तो उसकी डेथ हो गई होगी, शायद ये वहीं का होगा, मैं दिखाया नहीं गया उसे। अब जीजे फिर कल इसे बुलाता है स्टोरी के लिए, पर जीसू मना कर देती कि अब ये नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आकर मिलकर स्टोरी सुन के इसको किसी की याद आती है और इसको जीजे की ही याद आती है। अगले दिन उसकी याद में ये उसकी फ़ोटो से कह रही होती है जाकर, उसकी जो समाधि होती है वहाँ पर, कि तुमने
मुझे बहुत याद किया होगा, मैं जानती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं थी, तुमने जान दे दी। जीजे भी आया होता है, देख रहा होता है, बहुत उदास है। तभी इसकी मॉम आ जाती है, कहती है तुम कौन हो? तो जीजे कहता है कोई नहीं, मैं तो अपनी मॉम को खोज रहा था यहाँ पर, और चला जाता है। मॉम को रोता हुआ देखकर बहुत रोता है। फिर लॉकर में से जितने भी पैसे निकाले थे ना, वो सबके साथ एक नोट लिखता है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, हमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था तो वो ज़्यादा हो गए हैं, तो वो पैसे ये आपके हिस्से के रख लो। और सारे पैसे रख कर मोम के घर के बाहर चला जाता है। अब इसको हम कैफ़े में देखते हैं जीसू के साथ रात को। आज ज़्यादा देर हो गई थी तो दोनों साथ में ही कैफ़े बंद करके घर जा रहे थे और ये सोच रहा था कि काश मैं जिंदा होता तो जीसू के साथ रहता। सामने से इसको दिखते भी हैं ये लोग आते हुए, मतलब रियल वाला जो है अपना कैरेक्टर ये। और जीसू कहती है ना कि तुम्हारी स्टोरी खत्म कब होगी, क्या इसकी हैप्पी एंडिंग है क्या? जैसे हर एक लड़की को जानने की पड़ी होती है ना स्टोरी देखने से पहले कि इसकी हैप्पी एंडिंग है क्या। जीजे कहता है कि सुनो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ क्योंकि मैं मर जाऊंगा थोड़े टाइम में। जीसू अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ एक बार बार में आई थी। इसके सारे फ्रेंड्स मतलब पसंद किया करते थे इसको। एक तो कह रहा था इसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ तुम, लड़के इसके पीछे पड़े रहते थे, प्रपोजल भी आ रहे थे इसको, पर जीसू मना कर देती थी। उसी बार में उन दिनों काम किया करता था ये अपना कैरेक्टर जीजे। अब ये आया ना तो जीसू ने सबसे मिलवाया इसको ये बोल के कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वेटर का काम करता है। तो क्या हुआ, कहते मुझे इस पर बहुत भरोसा है और ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, भूखा नहीं सोने देगा, सारी चीज़ें बोलती है और ये मुझे हमेशा हैप्पी हैप्पी रखेगा। और फिर से वापस प्रेजेंट में आते हैं तो जीजे अब इसको सब कुछ सच बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे हुआ है और मैं ही हूँ वो कैरेक्टर जो सब हो रहा है। लेकिन जीसू को भरोसा नहीं हो रहा होता है, क्यों कोई ही मानेगा ना, ऐसी बात नहीं मान सकता है। इतने में एक कार आकर दोनों को ठोक देती है, जीसू वहीं पर मर जाती है। लेकिन जीजे भी हल्का फुल्का जिंदा है। ड्राइवर बाहर आता है और अब इसकी बात कर ले हम तो ये वही है ये जो जीजे को मॉडलिंग का काम देने वाला था, जो जीजे की पिछली लाइफ में पैरासूट से कूदने पर इसको स्पॉन्सर बन के पैसे देने वाला था। हिट एंड रन केस में जीजे जिसके लिए जेल गया था ना, ये वही ड्राइवर है, गाड़ी भी ये वहीं चला रहा था। मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि जितने भी पहले जीजे की लाइफ में एक्शंस हुए हैं ना, जैसे वो पैरासूट वाला हो गया, हिट एंड रन केस का हो गया, मॉडलिंग का हो गया, इस वाली लाइफ का, तो सब में कहीं ना कहीं यही आदमी था। इसका नाम जिंटाए होता है वैसे। तो ये जीजे की हर लाइफ में प्रॉब्लम देने आ ही जाता है। खैर फिर जीजे को ये मार देता है और कुछ देर बाद पुलिस आती है तो 2 बॉडी मिलती है, एक जीसू की एक जीजे की। और वापस अब जीजे रूम में आ गया हो तो बहुत गुस्सा हो इस पर, बहुत ज़्यादा। जीसू को क्यों मारा है उस हरामी ने, ऐसे बोल रहा होता है और गुस्से में गन उठाता है और डेथ के सर पे लगा देता है और कहता है अबे तेरी वजह से हुआ है सब कुछ, और डेथ को ही शूट कर देता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है इसके। तो पार्ट 2 और एपिसोड 5 की शुरुआत एक किडनैपर से होती है जो कि लाइव स्ट्रीम करके सबको दिखा रहा होता है कि कैसे वो एक आदमी को मार रहा है, क्योंकि ये जो आदमी है ना ये लड़कियों का रेप करके उनको मार दिया करता है। तो किडनैपर का कहना है कि तू गंदा आदमी है इसलिए मैं तुझे मार रहा हूँ। पर यहीं पर एक आदमी आ जाता है और इन दोनों को मार के इस आदमी को बचा लेता है जो कि किडनैप हुआ है। और अगर मैं इस आदमी की बात कर लूँ जिसने इसको बचाया है तो इसका नाम चुल होता है। और किडनैप हुए आदमी को लेकर अपने साथ जाने लग जाता है। आदमी पूछता है कि हे प्रभु आप कौन है? कहता है ना कि चुप बैठ जा, मैं एक पेंटर हूँ और मैं तुम्हें जानता हूँ। अब ये आदमी डर गया होता है कि मेरी हरकतें इसको पता है कि मैं कितना गलत काम करता हूँ, तो हो सकता है ये ले जाकर मुझे पुलिस में दे दे या मार दे। इसलिए कहता है मेरे घर आ गया, गाड़ी रोक दो। पर चुल कहता है गाड़ी तो नहीं रोकूंगा। तो ये आदमी इसका गला पकड़ लेता है और इतने में बेहोश हो जाता है, क्योंकि चुल ने इसको ऑलरेडी बेहोशी की दवाई पिला दी थी। चुल इसे बेहोश करके एक रूम में लेकर आता है और बांध देता है। हुलियो को देख के लगता है कि यहाँ पर मौत का खेल खेला जाता है, मतलब खून खराबा होता है यहाँ पर। और ये आदमी लड़कियों के साथ गलत काम करता है तो इसको पता है कि उसका अंजाम कितना गलत होता है। चुल कहता है कि तुम कौन हो, क्या करते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस लोगों को अपने फायदे के लिए मारता हूँ। और आदमी को काट देता है चैनसो से। सीन वही रूम में आ जाता है जहाँ पर लास्ट पार्ट का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि 4। जीजे न्यू अभी उठा था और फिर उसने डेथ को शूट भी कर दिया था। उठ के ना खुद को भी शूट करके मारने वाला होता है। इतने में डेथ आ गई होती है और गोली भी नहीं चलती इसकी। कहते बेटा मौत को मारेगा तू। जीजे कहता है ना कि तुम सब जानती हो, तुमने प्लानिंग की थी, तुम्हें मैंने देखा था, तुम जीसू की किताब भी पढ़ा करती थी, तुम गॉड हो क्या? डेथ कहती है नहीं मैं गॉड नहीं हूँ, मेरा जो मन आता है मैं वो कर सकती हूँ। और फिर जीसू बन जाती हूँ। कहती है कि जीसू की बुक इसलिए मैं पढ़ रही थी क्योंकि जीसू मरने वाली थी। खुद को मत कोसो, उसकी मौत वैसे भी तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, उसको उस टाइम वहां पर मरना ही मरना था, बस किस्मत खराब थी कि वो वहां पर खड़ी थी और तुम भी वहीं पर खड़े थे। जीजे कहता है कि टाई जीसू को क्यों मारना चाहेगा? तो डेथ हंसने लग जाती है। टाई वही आदमी है जो कि इसकी हर लाइफ में इंटरफेयर कर चुका है, पहले हम देख चुके हैं। अब उसका क्या रिलेशन है ये हमें अभी आगे पता चलता है। अब जो गोली जीजे ने इसको मारी थी ना डेथ को, वो उठाती है जमीन से और फिर वहीं मार देती है इसको। और फिर ये अपनी अगली लाइफ में पहुंच जाता है
और इस बार जीजे सीरियल किलर बना होता है, यानी चुल की बॉडी में आया, वही जिसको हमने अभी एपिसोड के शुरुआत में देखा था, जो आदमी को चैंसू से काट रहा था। और जीजे सोच में पड़ा होता है कि यार ये कहाँ आ गया मैं, और ये रूम इतना लाल लाल क्यों है, चारों तरफ खून क्यों पड़ा हुआ है। और फिर वो बॉल आती है और तब इसको पास्ट का पता चलता है। चुल जो था वो बचपन से ही पेंटर बनना चाहता था, बचपन से पेंटिंग्स बनाया करता था, लेकिन गैलरी में ना उसकी पेंटिंग को देखता तक नहीं था, मतलब कुत्ता भी नहीं पूछता था। तो इसके अंदर ना ऐसी ना अंदर से गुस्सा भरता गया इसके कि भाई मेरे को देखता नहीं है कोई। तो चुल एक रोज घर जा रहा था ना, तो उसने एक लड़की को देखा जो छत से कूद के सुसाइड कर रही थी कार के ऊपर, जो कि काफी कॉमन होता है कोरिया में। अब क्या हुआ कि उसकी बॉडी के पास गया और उसको ना देखने का इसका नजरिया बदल गया। उसने देखा कि मरे हुए इंसान कितना भयानक दिख सकता है, अगर मैं उसकी पेंटिंग बनाऊं तो मतलब कितनी ज्यादा खूबसूरती निखर के आएगी ना उसके अंदर। तो इसने सेम टू सेम वही पेंटिंग बनाई मरी हुई लड़की की, और फिर इसने अपना धंधा चालू कर दिया। तब ये पहले लोगों को मारता, फिर उनका ब्लड से या उनकी बॉडी पार्ट को देखकर इन सब की पेंटिंग बनाता, जो कि फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छे दामों पर बिका करती थी। चुल अब रोज लोगों को मारने लग गया था, बेचता था उनको मार मार के। न्यूज में भी खबर आ गई थी कि कोई तो है जो ये कर रहा है, और चुल की पेंटिंग बहुत महंगी बिका करती थी वहां पर। वापस प्रेजेंट में आते हैं, जीजे ऐसा पास देख के डर गया होता है कि अबे किसकी बॉडी में आ गया मैं। यहीं पर एक डॉल रखी होती है और जीसू की किताब भी रखी है यहाँ पर। अब जीजे उठाता है चाकू, और गुस्सा तो ये पहले से ही है, और कहता है अब मरेगा तू। और ये ना टाई को मारने का प्लान बना रहा होता है, मतलब ये तो खुद तो साइकोपैथ की लाइफ में आया ही है, तो इतने मर्डर तो ऑलरेडी कर ही चुका है ये इसकी लाइफ में, मतलब कि जो रियल पर्सन चुल है। तो सोचता है इस बॉडी से टाई को भी निपटा देता हूँ। टाई वही है जिसने जीजे जीसू को मारा था लास्ट एपिसोड में। यहाँ पर मस्त शूटिंग वूटिंग में लगा होता है, इतना बदतमीज आदमी, अपने कोच पर भी गन तान रहा होता है ये। यार जीजे जीसू की मौत वाली जगह पर आया होता है और कुछ देर यहाँ वहाँ खोजता है तो नाली में इसको पेन दिखता है, ये वही पेन है जो कि जीसू का था। और फिर यहाँ से ये सीन याद करता है मरते हुए का। यहाँ पे हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है, टाई और इसका जो आदमी था ना, ये दोनों बातें कर रहे थे। टाई ने इससे कहा था अपने आदमी से कि देखो अगर मेरे पिता को पता चला कि मैंने ऐसा ऐसा ये किया है तो वो मुझे कंपनी की पोजीशन से हटा देंगे, छीन लेंगे, तो तुम मेरा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो। बोल देना कि नशा कर रखा था, ड्रग्स ले रखा था तुमने, तो हो गया गलती से एक्सीडेंट, मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें जेल से छुड़ा लूंगा और कंपनी का सीईओ भी बना दूंगा। लालच दे रहा होता है, आदमी मान गया होता है। कैमरे की डैश कैम की जो मेमोरी होती है ना, वीडियो बनती है जिसमें वो निकाल के नाली में फेंक देता है और पुलिस को फोन करके बुला देता है कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है। टाइम वहीं पर जीसू का पेन उठाता है, उठाकर उसी नाली में उसको भी फेंक देता है। वहीं पर पेन अभी जो जीजे को मिला हुआ है, पर मेमोरी कार्ड नहीं मिली इसको, शायद बाद में मिले। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जीजे को जो कि टाई की कंपनी में आया हुआ है। टाई यहाँ नहीं होता है ऐसा स्टाफ बताती है, जीजे खुद को रिपोर्टर बताता है ना, इसलिए इसने ऐसा बोला होगा। फिर यहाँ से चला जाता है। टाई यहीं पर होता है, उसके पिता भी आए होते हैं। पिता टाई को सेमिनार में बुला रहे होते हैं कि वहां पर आओ, लोगों को थोड़ा मोटिवेट करो, है ना। टाई सबके सामने एक ऐसा बढ़िया इंसान बन के दिखाते, क्या ही बताओ, और पीठ पीछे कितना गंदा है ये तो हम देख चुके हैं, अभी और देखेंगे। सेमिनार में आज ये ना साइकोपैथ के टॉपिक के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो कि खुद सामने बैठा हुआ है। टेस्ट हो रहा होता है कि कौन साइकोपैथ है कौन नहीं। ये फोटो दिखाई जा रही थी, टाई से पूछा जा रहा, बताओ तुम कौन है, साइकोपैथ हो कि नहीं हो। तो ये भाई ऐसा पहचान लेता बढ़िया तरीके से, तो प्रूफ हो जाता है कि ये साइकोपैथ नहीं है, पर एक्चुअल में ये होता है बहुत बड़ा वाला। या जीजे टाई को टीवी में देख रहा होता है ये सब कारनामे करते हुए, और अचानक बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में आंखें खुलती है तो डॉक्टर बताते तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। तो ये कहता है कितना टाइम बचा मेरे पास, डॉक्टर बताते 1 महीना। तो जीजे हंसने लगता है, कहता है इतने में तो ऐसी तैसी कर दूं मैं टाई की। तभी इसको टाई की कंपनी से कॉल आती है कि टाई को इसकी एक पेंटिंग पसंद आ गई है। तो मीटिंग में बुलाया जाता है, ये जाता है, दोनों साइकोपैथ एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और पूछता है ये टाई कि ये पेंटिंग कैसे बनाई तुमने। जीजे कहता है, यानी कि चुल होता है नहीं वैसे, पर हम तो जीजे बोलेंगे, 5 लोगों के खून से बनाई है मैंने ये। टाई कहता सच में? जीजे कहता अरे बिल्कुल। फिर जीजे कहता तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, मैं भी लोगों को मारता हूँ और तुम भी मारते हो। फिर कहता है अरे मजाक कर रहा था, सीरियस क्यों हो गए। इतने में चाकू निकालता है टाई के घोपने के लिए और तैयार है बिल्कुल पीटने के लिए। लेकिन तभी डेथ की बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर तुम किसी को मारोगे नहीं लाइफ के अंदर जाकर तो मैं बीच में आ जाऊंगी। तभी टाई का बुलावा आ जाता है। टाई जाते हुए पेंटिंग की तारीफ कर गया और खरीदने की बात भी कह गया। जीजे ने कहा कि घर का एड्रेस भिजवा देना, मैं डिलीवरी के लिए आ जाऊंगा वहां पर। अब इसको क्या ही पता है कि डिलीवरी नहीं, ये तो कुछ और करने के लिए एड्रेस मांग रहा होता है और अपने स्टूडियो में भी इन्वाइट करता है इसको स्पेशल पेंटिंग के लिए। अगले सीन में हम टाई को चर्च में देखते हैं, किसी की अंतिम विदाई के लिए आए होते हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ से चलो पहले एपिसोड में। आपको याद हुआ कि जीजे की जो फर्स्ट लाइफ थी ना, वो एक प्लेन क्रैश में मारा गया था। आपको याद होगा एक आदमी था, ठीक है। तो वो जो बॉडी थी ना, उसकी लाइफ हमें पता है कि उसका एक छोटा भाई भी हुआ करता था, वो काफ़ी अमीर था और दोनों भाइयों की बनती नहीं थी। और जो उसका भाई था ना, वो टाई है यही, हाँ ये दोनों भाई है, वही इसका भाई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था ना, वो टाई नहीं करवाया था अपने भाई को मारने के लिए,
इसने अपने भाई को मार कर एक तरह से उसकी जगह ले ली पोजीशन, मतलब कंपनी के अंदर, है ना। होपफुली समझ गए होगे तुम लोग। अब इसका नाम जिनटाई था वैसे, जो कि मर गया था बेचारा प्लेन क्रैश में। टाई याद कर रहा होता है इसको। जिनटाई ने एक बार टाई को बचपन में एक छोटे बच्चे का गला दबाते हुए देख लिया था। इतने में बच्चे की मोम आ गई तो टाई भाग गया था। दोनों भाइयों की बनती नहीं थी बिल्कुल भी। दोनों एक दूसरे के सीक्रेट को जानते थे, पर पिताजी के सामने कोई किसी के सीक्रेट नहीं खोलता था, वरना पिताजी सारे पैसे जो है चैरिटी में दान करके निकल लेंगे ऊपर। टाई ने एक्चुअल में उस बच्चे को मार दिया था। प्रेजेंट में ये चर्च में से निकलता है और मस्त पेन वैन खोल कर ड्रग्स लेता है और कार चलाने लग जाता है बहुत तेज। पड़ गई पुलिस की नजर, तेज भगाने लग गया होता है और भी ज्यादा कि भगो, रास्ता बंद आएगा तो रुकना पड़ता है। पुलिस ने लाइसेंस वाइसेंस चेक करके छोड़ दिया, पर पुलिस को वैसा फील हुआ ना कि अरे ये अपना लाइसेंस भी पर्स में नहीं डाल पा रहा है, कैसा आदमी है, नशे में, बाहर निकालते हैं। तो दूसरा डिटेक्टिव आकर कहता है कि जाने तो बहुत अमीर है वो, जाने दो। तो इसका नाम जीवन होता है, जो कि लड़के जैसा दिख रहा है आप लोगों को, डिटेक्टिव है। तो ये ना कहता है कि नहीं, क्राइम तो क्राइम होता है। तभी टाई सीनियर को कॉल करके कहता है ना कि अरे देखो तुम्हारे आदमी परेशान करें, इनको पता नहीं कितना बड़ा आदमी मैं बिजी रहता हूँ, तेजी में रहता हूँ। तो जीवन को ही उल्टा डांट वाट पड़वा देता है और जीवन से कहता माफी मंगवा लेता है जीवन से, और फिर इसको मारता भी है उल्टा और धमकाता है कि तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए, तू मेरे नीचे काम कर, तू नौकर है मेरा, ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है। और फिर ना घर आता है तो जीजे यहाँ पर आया होता है मिलने के लिए। टाई की कार पर पैर रख के साफ करने लग जाता है अपने जूतों को। टाई को बहुत गुस्सा आ रहा है और जीजे को मारता है। जीजे इस पर थूक देता है, दोनों लड़ने लग जाते हैं। टाई निकालता है शॉटगन और जीजे को मार देता है, पर वो मरा नहीं होता है। जीजे कार में बैठ गया होता है और टाई पर कार चढ़ाने लग गया होता है। होश उड़े कि इतने क्लोज रेंज में शॉटगन से कैसे बच गया, हैकर है क्या। जीजे भाई कपड़े उतार कर बताता है लेवल 3 का वेस्ट पहना है मैंने, ड्रॉप से लूट कर। भाई मतलब हद मचा देते, दोनों अजीब तरीके से लड़ते हैं। फिर दोनों इज्जत से कार में बैठते हैं। इज्जत से क्या ही बोलूं, जीजे ने टाई को हाथ वाथ बांध कर कार में बैठाकर अपने अड्डे पर लेकर आया होता है। बताता है कि देखो यहाँ पर मैंने 15 लोगों को काटा है, आज 16वां हो जाएगा, आई एम सो हैप्पी। तभी जीजे गिर के बेहोश हो जाता है। आंखें खुलती है तो खुद बंधा होता है। टाई बताता है कि तुम तो सच में असली खून से बनाते हो ये सब, मैंने भी एक आदमी को गलती से मार दिया था कार से। फिर हमें यहाँ पर एपिसोड 1 दिखाया जाता है, जब जीजे पढ़ाई लिखाई करके इंटरव्यू देने जा रहा था। कहानी के बिल्कुल शुरू में आपको याद होगा, तो इसने रोड पर एक एक्सीडेंट होते हुए देखा था। वो एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि ये टाई ही था, इसी ने मारा था उसको। और ये गया भी था उस आदमी के पास। उस मरते हुए आदमी ने इससे बोला था कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे जिंदा रख लो प्लीज प्लीज, गिड़गिड़ा रहा था वो। और टाई को ये देखकर लगा कि अरे मैं तो भगवान हूँ, है ना। ये साइकोपैथ होने की निशानी होती है। इसको मजा आ रहा था उसके रोने गिड़गिड़ाने में। पर बताता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बैक करो, भीख मांगो अपनी जान की, मैं तुम्हें मारू ना, ऐसा बोलो मेरे से। पर जीजे उस पर दोबारा से थूक देता है और टाई इसको बीच में से काट देता है और इस तरह से मौत हो जाती है इस वाली लाइफ की भी। वापस रूम में आता है, डेथ कहती है ये मौत सबसे खतरनाक रही होगी, तुम्हारी दर्द हुआ होगा तुम्हें बहुत ज्यादा। और जीजे हंस रहा होता है। डेथ हैरान है कि अरे यार तुम क्या जानबूझ के मर के आए हो क्या। और हम देखते हैं टाई हाथ धो रहा होता है। पूरे रूम में चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होता है। और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर टाई ने काट दिया था चुल को, यानी कि जीजे को, और पूछ रहा था कि और बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें पता था कि तुम्हारी मौत ऐसे कटके होगी। इतने में जीजे ने कहा कि तूने ही तो अपने भाई जिनटाई को मारा था ना, ये सब जानता हूं मैं। अब ये सुन के टाई शॉक हो जाता है और कहता है तुझे कैसे पता। जीजे बताता है कि मैंने उसकी लाइफ जी थी। वापस हम डेथ के पास आ जाते हैं। जीजे यहाँ पर बहुत कमाल की बात कहता है। बताता है कि मेरी माँ कहा करती थी कि पाप करने वालों को सजा जरूर मिलती है, लेकिन अमीरों तक वो सजा पहुंच नहीं पाती है। इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ उसको सजा देने के लिए। चाहे गेम तुमने शुरू किया हो, लेकिन खत्म मैं करूंगा, जीतूंगा भी मैं ही। और शूट करो मुझे जल्दी। और ये करती भी है। और अब जीजे आ गया होता है जिसकी बॉडी में ना ये होता है इंस्पेक्टर जे। अब लास्ट एपिसोड में जो 2 पुलिस वाले थे ना, एक तो यंग लड़का था ही जीवन, और उसके साथ जो था ना ये उस इंस्पेक्टर की बॉडी में आ गया होता है। फिलहाल अब ये पुलिस वाला है तो चोरों को पकड़ रहा होता है। थोड़ा शौक में भी है कि मैं कहाँ पर हूँ, किसकी बॉडी में, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर इसकी लाइफ को हमें दिखाया जाता है, यानी कि उस पुलिस वाले जे की लाइफ। जे जब छोटा था तो इसके पिता की मौत हो गई थी, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे और चोर को पकड़ते हुए मारे गए थे। जी ने उसी टाइम ठान लिया था कि मैं पुलिस वाला ही बनूंगा, और बड़ा हुआ, मेहनत की, एक पुलिस वाला बना। और ये खुशखबरी सुनाने अपनी मॉम को भी आया था। मॉम खुश तो हुई, पर इस दुख में भी बैठ गई कि तुम भी अपने पिता की तरह मर मत जाना। अब उसी टाइम से जे ने पुलिस का काम किया, पर ऐसा एफर्ट नहीं लगाता था वो। मतलब ना वो करता था नॉर्मली, ना चोरों के पीछे भागता, कुछ भी नहीं करता था। और सब इसको ना मतलब ऐसे कहते थे काम चोर है, निकम्मा है, नल्ला है, कुछ नहीं करता है, डरपोक बोला करते थे इसको सारे।
जबकि वो ऐसा इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो अपनी मॉम को रोता हुआ दुखी नहीं देख सकता था। उसकी मॉम ने कहा था कि पिता की तरह मत मरना, इसलिए वो डर डर के ही काम करता था। कुछ टाइम बाद इसकी मॉम की मौत हो गई थी और फिर हमें लास्ट एपिसोड का सीन भी दिखाया जाता है, यानी कि जीजे देखता है कि टाई ने इस पुलिस वाले जे को थप्पड़ मारा था। अब प्रेजेंट में आते हैं हम लोग। जीजे रोड पर भाग रहा होता है, उसको बहुत ही बेहतरीन चोर मिलता है। पहचानो इसको कौन है? ये नमक हराम वही है। याद करो आप लोग, जब जीजे कैदी बना था तो जेल में उसका एक चेला बन गया था जो कि इसको रोड लेके मारने आया था पर मार नहीं पाया था, तो उसका चेला बन के घूमता था। और जब वो जेल से बाहर निकला तो उसी ने आकर जीजे को चाकू से मार दिया था, आपको याद होगा एक लाइफ में। तो ये वही है धोखेबाज दोस्त बन के खंजर घोपने वाला। जीजे कहता मिल गया तू, मुझे बता कैसा है, कहाँ था? अब ये आदमी लड़का कहता भाई मेरे को क्या पता कौन है तू, नहीं पहचान पा रहा होता। जीजे बताते कि बेटा मैं वही हूँ जिसको तूने मारा था चाकू से ऐसे ऐसे करके पैसों के बदले में। जीजे फिर इसको मारता है और इसे मर्डर कन्फेस करवाता है वहीं रोड पर। सबने वीडियो भी बना ली होती है। अब पुलिस स्टेशन में मानो हंगामा सा मच गया होता है कि क्या हो गया, इसने आज चोर को कैसे पकड़ लिया विद चाकू? पहले तो मुंह देता था डर के मारे देख के किसी को। या जीजे जीवन को लेकर उसी अड्डे पर आया होता है जहाँ पर मौत का खेल खेला जाता है। जीजे फिर जीसू का पेन उठाने के रूम में जाता है। जीवन अभी तक यहीं पर है और हैरान है कि इस रूम में इतना ब्लड खून खराबा और ये गंद संद क्यों पड़ा हुआ है। इधर टाई जीजे को मार के खुश है और अपनी सेक्रेटरी के पास आकर कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें कहीं स्पेशल डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ, चलोगी क्या? वो ऐसी जगह है जहाँ पर मैं आज तक किसी लड़की को लेकर नहीं गया हूँ। सेक्रेटरी बहुत खुश हो जाती है, ओहो मजा ही आ जाएगा आज रात को। तो जीजे ने भाई सारी यहाँ पे वीडियो सीसीटीवी की निकाल ली होती है और जीवन सब देख रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, और फिर यहाँ से डिलीट भी कर देता है वीडियोस को। फिर पुलिस फोरेंसिक सब आगे होते हैं। फिर डिटेक्टिव भी हैरान होते हैं कि आखिर जे ने ये सब कैसे किया, वो तो नल्ला हुआ करता था, इतनी बड़ी ये कांड को इसने खोज निकाला है। इसे हक करते हैं आकर। इतने बार टाई आ गया होता है विद सेक्रेटरी रातें रंगीन करने, पर सेक्रेटरी को क्या पता रंगीन तो होगी रातें, बस कलर एक ही होगा, रेड, वो भी खून का। अब यहीं पर आके ना भीड़ भीड़ देख रहा होता है। जीजे से पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पर। जीजे बताता है कि यहाँ पर डेथ हुई है किसी की, तो पुलिस वाले आए हुए हम सब चेक करने के लिए, आप यहाँ पर क्यों आए हो? टाई कहता है बस ऐसे ही। जीजे फिर कहता है जाओ यहाँ से वरना लोग आप पर शक करेंगे, क्योंकि मर्डर जो होते हैं ना खूनी, वो बाद में अपनी क्राइम की लोकेशन पर लौटकर जरूर आते हैं। फिर जीजे सेक्रेटरी से कहता नाम क्या तुम्हारा? ये कहती क्यों बताऊं? फिर बता भी देती है। फिर पूछती क्यों पूछा? तो जीजे कहता मान लो कल को तुम गायब हो जाती हो तो खोजूंगा कैसे मैं तुमको? और टाई फिर यहाँ से चला जाता है। टाई के मन में डर बैठ गया होता है कि सेक्रेटरी को अगर इसने कुछ भी किया ना तो जीजे मतलब पता लगा ही लेगा। मतलब एक तरह से उसने ना चाहते हुए भी जीजे ने उसको धमकी दे दी या वार्निंग दे दी, यूँ कहो, आप लोग समझ रहे होगे कैसे। तो अभी सेक्रेटरी बच जाएगी क्योंकि जीजे जानता था कि ये टाई सेक्रेटरी को यहाँ पर मारने के लिए ही लाया हुआ है। अब टीवी में जीजे का न्यूज़ दिखाया जा रहा होता है कि चोर को पकड़ा विद चाकू और चुल का अड्डा भी निकाल लिया जहाँ पर मौत का खेल खेला जाता था। टाई इधर चुल की बॉडी गायब कर चुका होता है और अपने कुछ गुंडों से बोल रहा होता है कि देखो इंस्पेक्टर जे पर नजर रखो, वो मुझे परेशान कर रहा है। और जीजे यहाँ पर सभी वीडियोस की रिकॉर्डिंग लाकर एक रिपोर्टर को देकर पुलिस स्टेशन आ गया होता है। तो आज इसके लिए तालियां बज जाती है, इसकी बहादुरी के लिए। बहुत अच्छा काम किया होता है इसने पहली बार अपनी पुलिस की लाइफ में। जीहून जीजे से पूछता है कि तुम कौन सी वीडियो डिलीट कर रहे थे? तो जीजे इसे बताता है कि चुल सबको मारता पीटता रहता था पर चुल को टाई ने मार दिया, तो वही वीडियो थी मेरे पास। तभी एक लेडी पर नजर गई जीहून की। कहता अरे यार ये औरत फिर से आ गई यहाँ पे। जीजे देखता है तो ये इसकी रियल मॉम होती है, रियल लाइफ की। बेचारी रोज आती है यहाँ पर। जीजे पूछता है कि क्यों है यहाँ पर, क्यों आती है? जीहून बताता है कि एक लड़का था, इनके घर में बहुत सारे पैसे रख के चला गया था एक दिन, पर उसकी शक्ल सीसीटीवी में आ गई थी और अगले दिन वो लड़का मारा भी गया। तो लेडी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब आप लोगों को पता ही है किसकी बात कर रहा है, जो कि हैंडसम हंक बना था ना, आपको पता होगा। तो वहीं तो इसके घर में पैसे रख के गया था, है ना। फिर जीजे मोम से मिलता है, बहुत इमोशनल सीन हो जाता है यहाँ पर। मोम के शूज़ भी बांधता है ये। मोम बताती है कि ये जूते मेरे बेटे ने दिए थे। यहाँ पर हम सीन भी देख सकते हैं और ये पहनती हूँ ना तो फील कर पाती हूँ मेरे बेटे को कि वो मेरे साथ ही है। जीजे कहता है कि आपने बैग पुलिस को क्यों दे दिया? बताती कि मेरा बेटा तो रहा नहीं, मुझे क्या ही पता मेरे बेटे ने दिए किसने दिए, तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। फिर घर आ जाती। जीजे अब इनके लिए आज खाना रखने भी आया होता है। मतलब अपनी मोम की केयर कर रहा है अच्छे से। इनका बेटा है पर किसी और रूप में। और आज इस पे हो जाता है अटैक। और इस अटैकर की बात कर लो तो ये अटैकर पहले भी जीजे पर अटैक कर चुका है एक लाइफ में, जब जीजे
क्रिमिनल बना था और इसको ट्रक के अंदर पकड़ के रखा था, जिसमें बाइक चेसिंग का सीन था, आपको याद होगा। तो ये वहीं का गुंडा हुआ, ब्लास्ट हुआ था ना तो इसका फेस जल गया था उसी आग के अंदर, जिसे पहचान गया होता है इसको। यहाँ टाई पिताजी के रूम में कुछ फोटोज देख रहा होता है और ये फोटो उस टाइम की हो सकती है जब इसने जीसू और जीजे का एक्सीडेंट किया था रोड पर। पिताजी को सब पता होता है कि मेरे बेटे ने कांड किया, फंसा तो ये अपने ऑफिस के एक आदमी को ही रहा है। यहाँ से टाई फिर एक आदमी को चाकू मार के चर्च में आ जाता है और भगवान को चैलेंज कर बैठा है। इस बार नादान बालक कहता है, अंधविश्वास हो तुम एक नंबर के, देखो मैं फिर से एक की जान लेकर आ रहा हूँ, क्या कर लोगे तुम, कुछ है तुम्हारे बस में, ऐसे चैलेंज कर रहा होता है। और यहाँ एक रिपोर्टर ने तभी इसको कर दी होती है कॉल करके खबर कि मेरे पास आ गई है आपकी रिकॉर्डिंग किसी के खून करते हुए की। गद्दारी करने वाला सीन हो जाता है भाई यहाँ पे। अभी कहता है ना कि उसको संभाल के रखो और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और टाई फिर सीधा अपने आदमी को कॉल करता है जो कि जीजे को मारने आया था, पर जीजे बच गया क्योंकि जीजे ने उसको पकड़ के पेल दिया था, उसके हाथ में लग गई जीजे के, पर कोई नहीं। टाई शौक है कि बच कैसे गया ये। कहता है ना मिलो मेरे से, मिलो। जीजे कहता है कि हाँ हाँ आजा पुलिस स्टेशन में मिल लो मेरे से, डर क्यों रहे हो, कुछ किया है क्या तुमने। फिर कहता मिलता हूँ जल्दी, फिक्र मत करो, कि उसको पता है कि तो आएगा नहीं। फिर जीजे को चेयरमैन बुलाता है। यहाँ से ये जब जाता है ना तो देखता है जीजे किसी को यहाँ पर, और ये होता है वकील। अब ये कौन वकील है आपको मैं बता दूं, ये वही वकील है जिसने जब जीजे कैदी बना था ना एक टाइम पर, जब जेल में था, तो उस रोड वाले ने अटैक किया था इस पे, जिसको हम एपिसोड के इसको शुरू में देख चुके हैं। तो उसको इसी वकील ने पैसे दिए थे जीजे को मारने के लिए जेल के अंदर ही, ताकि ना जीजे बाहर निकल सके जेल से और ना उन वकीलों को या उसके मालिक को पैसे देने पड़े जीजे को 1 लाख रुपए। ये जो भी थे वो अमाउंट था, मेरे को याद नहीं कितना था, क्योंकि वो एक्सीडेंट तो टाई नहीं करवाया था ना, तो एक तो से टाई ने ही पैसे दिए थे जीजे को जेल में मरवाने के लिए वकील के थ्रू। अब ये अंदर रूम में आता है तो देखता है टाई बैठे हुए हैं चीफ ऑफिसर के साथ, जो बड़े वाले होते हैं, जो कि ऑलरेडी पैंट में मूछ चुके होते हैं टाई की अमीरी देख के। टाई कहता है क्या चाहिए तुम्हें, क्यों पीछे पड़े हो मेरे, साइन करो इस पेपर पर, जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। जीजे फिर मस्त जीसू का पेन निकालता है, पर डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए नहीं, फाड़ के फेंक देता है, बोलता है तू चाहिए मेरे को। टाई कहता है अबे पूरा कोरिया मेरा है और तू कुत्ता है मेरे यहाँ का काम करने वाला। जीजे कहता है ओके तो मिलते बाद में देख लेते कौन क्या है। फिर बाहर वहीं वाला वकील सबको कॉल करता है कुछ, सबकी नज़र टीवी पर जाती है और टाई बाहर आता है, सब रिपोर्टर आए होते हैं और यहाँ पर वो अपना क्राइम कन्फेस करता है। यहाँ भाई मैंने ही चुल को मारा है क्योंकि वो मुझे लेकर गया था एक जगह पर जहाँ पर वो मुझे मारने वाला था। वो मुझे बता रहा था कि वो ऑलरेडी 15 लोगों को मार चुका है और 16वें को मारने वाला है। आई एम सो हैप्पी। मैंने अपने बचाव में उसको मार दिया तो क्या गलत किया। अब कोई कुछ कहता नहीं क्योंकि भाई सेल्फ डिफेंस में खून किया ना भाई ने, तो कोई क्यों बोलेगा कुछ। और फिर सीसीटीवी के वीडियो भी चला दी गई होती है, इसमें दिखाया जाता है कि कैसे चुल इसको बांध कर टाई को लेकर अपने रूम में आया था। आगे की वीडियो नहीं चलाते लोग कि उसके बाद क्या हुआ था, इतना ही चलाते, इससे प्रूफ हो जाता है कि टाई बेकसूर है, सेल्फ डिफेंस में इसने चुल को मारा है। और सीनियर चीफ जो होता है उल्टा जीजे को और इसके जो बड़े वाले ऑफिसर है जो इसके थाने में रहते हैं यानी पुलिस स्टेशन में, उन दोनों को काम से निकाल देते। और टाई धमकाता है कि तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लियो। और फिर टाई अपने गुंडों से बोल के जीजो को उठवा देता है। और फिर आदमी इसके कॉल करके टाई से पूछते हैं कि क्या करें, मार दे इसको हम जीजे को। ये कहता है कि नहीं 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 मारो मत, उसको मैं खुद आके मारूंगा, अभी मैं बाहर हूँ। और हम देखते हैं कि ये ना अभी प्लेन में होता है, प्राइवेट जेट के अंदर ही अपने सोने की मैं तैयारी वैयारी कर रहा होता है और तभी प्लेन हिलने लगता है। टीवी पर लिखा हुआ आता है कि तूने एक एथलीट को बिना पैराशूट कूदा के मार दिया उसको पैसों का लालच देके, अपने भाई को भी तूने ही मारा प्लेन क्रैश में। प्लेन के पायलट भी गायब हो गया होता है इसकी प्लेन का अब तो। और फिर एक और नोटिस आता है कि 30 सेकंड के अंदर तुझे पैराशूट खोज के प्लेन से कूदना वरना प्लेन फट जाएगा। टाई खोज भी लेता है और कूद भी जाता है और प्लेन फट जाता है। लैंडिंग होती है भाई की रोड पर, तभी एक कार आकर इसको उड़ा देती है। इसमें से जीजे बाहर आता है और टाई शॉक हो जाता है कि अबे तू जिंदा है। अब यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको ध्यान से समझना हुआ क्या था। फिर हमें कन्फेशन की रात दिखाई जाती है। टाई की बातें सुन रहा था जीजे टीवी पर, जैसे टाई कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने मारा है सेल्फ डिफेंस में, पर ये ना हंस रहा था जीजे बहुत देर तक। सब कुछ इसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। यहाँ से जीजे एक जगह पर गया हुआ था, अब ये वहाँ आया हुआ है जहाँ पर ये काम करता था जब ये क्रिमिनल था। आपको याद होगा एक एपिसोड में एक लाइफ में क्रिमिनल भी बना था, जब बॉस का पैसा और बॉस की आइटम को लेकर भाग गया था ये, तो उस लाइफ में आया हुआ है क्योंकि जो इसका बॉस था वो क्रिमिनल था और वो गंदे गंदे उल्टे सीधे काम किया करता था। इसके जितने भी काले करतूतें थी ना बॉस की, वो एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती थी और वो सारी चीज़ें ना एक मेमोरी के अंदर यहीं पर तिजोरी में रखी हुई है। अब ये उस मेमोरी को तिजोरी में से निकाल लेता है। अब ये कहाँ किस काम आता है ये हम आगे देखेंगे, अभी के लिए इसको भूल जाओ। फिर यहाँ से पुलिस स्टेशन आया था।
टाई का सामान उठाया इसने, क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन में कोई आता है तो उसका सामान थोड़ी देर के लिए अपने पास जब्त कर लिया जाता है। उसके अंदर पेन था, आपको याद होगा टाई का, और पेन के अंदर वो रखता है ड्रग्स की गोलियां, नशा गांजा करता है नहीं, अफीम चरस जो भी होता है वो सब। तो ये क्या करता है, उस गांजे को निकालता है ड्रग्स को, और वहाँ पे नींद की गोली डाल देता है। और फिर जब ये किडनैप हुआ था ना, हम देखते हैं तो किडनैपर को भी अपने गन पर रखा था इसने, और टाई को कॉल करवा के सब पूछा था मार दें बाकी सारी से, ताकि टाई को ये भरोसा हो जाए कि हाँ जीजे हमारे कैद में ही है। जीजे ने ही प्लेन में बॉम्ब भी लगाया था जाकर। अब वापस से उस मेमोरी कार्ड पर आ जाए जो इसने अभी थोड़ी देर पहले अपने बॉस के वहाँ से चुराया था। इसका जो बॉस था ना वो खूनी था, उसको टाई ने बुलाया था। टाई के पास वो गया, टाई ने कहा कि तुम मेरे भाई को मार दो। बॉस ने कहा सच में प्लेन क्रैश में मारना है तुम्हारे भाई को? इसने कहा हाँ हाँ मार दो, और मौत ऐसी लगनी चाहिए कि बिल्कुल एक्सीडेंट होके मरा है वो। ये सारी बातें जो थी ना, वो कैमरा लगा हुआ था बॉस के इधर, ठीक है, चेस्ट पर, उसमें सब रिकॉर्ड हो गई थी। और ये सारी चीजें उसने टीवी में दे दिया होता है, न्यूज में चल रही होती है, और वो वीडियो भी मिल गई होती है जिसमें ये चुल को मार रहा है। क्योंकि देखो उसने ऐसा, इतना बेवकूफ़ तो है नहीं जीजे कि कॉपी करके लाएगा और ले जाके उसको दे देगा पूरा रिपोर्टर को। उसने अपने पास भी तो एक प्रिंट रखा ही होगा ना कम से कम कॉपी करके, तो वो टीवी में चलवा देता है। बाकी सारी चीज़ें टाई की चल रही होती टीवी के अंदर, पर भी टाई प्लेन में था। नींद की गोली तो थी उसकी पेन के अंदर ड्रग्स की जगह, रात को नशा करके सोता हो भाई अपना, तो उसने खा ली नींद की गोली, पड़ गया जाके वहाँ पे, क्योंकि प्लेन में तो यही था, बॉम्ब फिट करने आया था। और कूद के ना फिर गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ कर ये पीछा करने लगा प्लेन का, कहाँ का प्लेन जा रहा है। और फिर जब ये कूदा टाई ऊपर से पैराशूट लगा के रोड पे, तो इसने उसको उड़ा दिया। समझ गए तुम लोग क्या हुआ अभी, उसने क्या कैसे प्लान बनाया था। अब जीजे का ना जो हैंडसम हंक वाला लुक था ना, वो उसका गला दबाने लग गया था। फिर जीजे अपने रियल लुक में आता है और चिल्ला चिल्ला गला दबा रहा होता है कि तूने जीसू को क्यों मारा, जीसू को मारा तूने। इतने में दत्त की एंट्री होती है बहुत खतरनाक वाली। जीजे कहता है चली जाओ, मैं मारूंगा इसको, मार के रहूंगा। इतने में जीसू का पेन इसके सामने आ गया होता है और याद करता है कि जीसू ने इससे कहा था कि कहानी कैसी भी हो तुम्हारी, हैप्पी एंडिंग होकर रहेगी, देख लेना। जीजे उठता है और उसकी याद में आगे चल के जाने लगता है। टाई पीछे से उठ के इसको मारने आ रहा होता है चाकू से, तभी गर्म हवा का पहला झोंका आता है, उसका पैराशूट उड़ जाता है और टाई भी उड़ता हुआ जाकर एक बहुत तेज सी आ रही ट्रक से टकरा जाता है और शायद वो मर गया जिंदा है, मेरे को नहीं पता है। वो अगले एपिसोड की शुरुआत जीजे से होती है। जेल में टाई के मैनेजर से मिलने आया होता है, वही जिसने टाई का जो जुर्म था ना, जीसू को जब टाई ने मारा था तो उसका अपने ऊपर ले लिया था वही, और अंदर हो गया था ये। और टाई ने बोला था निकाल दूंगा, बट भाई साहब ने इसको अभी तक निकाला नहीं होता है। बाहर की बात कर ले तो टाई के पिता ने कंपनी छोड़ दी होती है, यानी अपना पद छोड़ दिया है। टाई अरेस्ट होने वाला है, पर उसकी सर्जरी हो रही होती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हालांकि वो अभी तक जिंदा है। जीजे खुश है, कहता है कि तू जिंदा है लेकिन हेल की जिंदगी जिएगा, क्योंकि हम देखते हैं टाई के पैर नहीं बचे होते हैं दोनों। ये जिंदगी तो मौत से भी बेकार होती है। फिर जीजे जीसू से मिलता है, यानी उसकी ग्रेव पर जाकर, और फिर ये ना जे की लाइफ जीने लगता है, यानी पुलिस वाला बन के। कुछ महीने ऐसे काम करता है, चोरों को पकड़ना, वही सारी चीजें। और एक रोज फाइटिंग के दौरान जीहून को चोट लग जाती है, तो हॉस्पिटल लाया जाता है इसको। यहीं पर हम जीहून की वाइफ है, उसकी एक छोटी सी बेटी से मिलते हैं। इसकी बेटी जीजे को लेकर बाहर जाती है और कहती है कि मेरे पिता पुलिस वाले हैं, तुम भी हो। जब वो घर पर आते हैं रोज तो वो घायल होते हैं, चोट लगी होती है। मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि मेरे पिता को कुछ नहीं होने दोगे और तुम अपने आप को भी कुछ नहीं होने दोगे, सेफ रखोगे दोनों को। यह प्रॉमिस कर डालता है। जीजे इनको देखकर एक ही चीज सोच रहा होता है कि अगर मैं जिंदा होता तो मेरी भी जीसू के साथ एक ऐसी प्यारी सी फैमिली होती। कुछ दिन बाद फिर से चोर को पकड़ते हुए जीहून की जान बचाने के लिए जीजे खुद को चोर के साथ लेकर ही छत से नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। और इस तरह से इसकी पुलिस वाले की लाइफ भी खत्म होती है। डेथ पूछती है फिर से, जान दी थी तुमने? जीजे कहता नहीं नहीं, मैंने बस किसी की जान बचाने के लिए सब किया था। डेथ हंसने लगती है और कहती है चलो वापिस जाओ, और फिर से नेक्स्ट लाइफ में भेजती है। इस बार भाई साहब भिखारी बने होते हैं और इसी वजह से डेथ इस पर हंस रही थी कि तू भिखारी बनेगा अगली लाइफ में। न्यूज में इसी को दिखाया जा रहा था, यानी इसके पिछले लाइफ, यानी पुलिस वाले को। एक बहादुर पुलिस वाला था लेकिन मारा गया, उसका फ्यूनरल होने वाला आज। ये न्यूज टाई भी देख रहा था हॉस्पिटल में, खुश हो रहा है बहुत ज्यादा कि चलो मर गया जी। टांगे टूट गई होती है पर बदतमीजी करना नहीं भूला अभी तक। फिर जीजे अपने खुद के फ्यूनरल में भी आया होता है। जीवन की बच्ची भी है वहीं पर, थैंक यू कह रही होती है, मेरे पापा को बचाने के लिए प्रॉमिस को पूरा किया तुमने। फिर जीजे इसको देख के हेलो कहता है तो बच्ची से डर जाती है। यहाँ पर जीजे को लगता है कि अभी तो मुझे थैंक यू कह रही है और मुझसे डर भी रही है, क्योंकि वो तो किसी और वर्जन को थैंक यू बोल रही है ना। फिर एक आदमी आगे इसको बाहर भगाता है। इतने में चीफ आ गए होते हैं, जीजे को खाना देते हैं और फिर यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आए होते हैं। इतनी भीड़ होती है, जीजे बहुत दुखी है, ये सब मैंने किया है लेकिन आज मुझे कोई जानता तक नहीं है। फिर जाने लगा लेकिन जीवन को रोता देख इसके पास आया और कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है। जीवन इसको मारने लगा पकड़ के और कहता है कि भाई तू है कौन। इसे जीसू की एक बात याद आ गई कि अगर तुम इतनी सारी लाइफ जियोगे तो तुम्हारा जीना बिल्कुल बेकार है, तुम अपनी वैल्यू नहीं बना पाओगे।
और ये बात जीजे को अभी रियलाइज हो रही और समझ गया होता है कि अपनी लाइफ सबसे ज्यादा कीमती होती है। और आप सब भी समझो इस चीज को। और इसके पीछे वो बॉल भी आने लग जाती है और ये भागते हुए गिर जाता है और जिससे इसकी मौत हो जाती है। और इस तरह इसकी ये वाली लाइफ भी खत्म होती है। अब इसके पास 2 लाइफ और बची हुई है। वापस आकर कहता है कि मुझे जल्दी से मेरी लाइफ में भेज दो। डेथ कहती है सोच लो, अब जो मौत होंगी ना 2 बहुत ज्यादा पेनफुल होंगी तुम्हारे लिए। जीजे कहता है हाँ कोई बात नहीं, जल्दी भेज दो, क्योंकि जीजो का अब कुछ भी मतलब नहीं रह गया। और इस तरह से जीजे एक मिडिल एज्ड मैन के अंदर आ जाता है। सोच रहा होता है कि कौन हूं मैं, फिर कहता है क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो, और जान देने लग जाता है। तभी बॉल आती है और इसके दिमाग में घुसती है और फिर से हम देखते हैं इसकी लाइफ को। ये एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर था, शादी भी हो गई थी। कुछ टाइम बाद कंपनी ने इसको काम से निकाल दिया और वाइफ भी इसको छोड़कर चली गई थी। जीजे कहता है कि सेम वैसा ही हुआ इसके साथ जैसा मेरे साथ हुआ था, न पार्टनर रहा न नौकरी, अब मरने का सोच रहा होता है ये मिडिल एज्ड मैन, यानी कि इसके अंदर अभी जीजे है बता दूं। तो रोड पर भागने लग जाता है। सीन वापिस वही फर्स्ट एपिसोड में आ जाता है जब जीजे मस्त नहा धोकर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। तो इससे एक आदमी टकराया था ना, वही जीजे खुद था, वो जीजे ही था, इस वर्जन का जीजे था वो, ठीक है। ये गया रोड पर, फिर इसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट किसने किया था आपको पता है? टाई ने किया था। ओके, सारी मतलब चीजें ना से मिल सी जाती है एंड में। और ये मिडिल एज्ड मैन जो मर रहा है वो जीजे ही था। टाई इसके पास आया था, टाई के पीछे डेथ आकर खड़ी हो गई थी। जीजे ने मरते हुए डेथ से कहा था प्लीज हेल्प मी, बचा लो मुझे। और ये सीन हम पहले भी देख चुके हैं टाई के नजरिए से कि टाई को लग रहा था कि ये मरा हुआ आदमी, मरता हुआ आदमी मुझसे भीख मांग रहा है कि मुझे बचा लो प्लीज। और इसी टाइम से टाई के अंदर का जानवर जाग गया था, साइकोपैथ जाग गया था उसके अंदर, कि मैं ना ऐसा उसको ना लोगों को गिड़गिड़ाते हुए मरते हुए देखने में मजा आता था। किसी ने मुझसे कमेंट किया था लास्ट वीडियो पर, लास्ट एपिसोड की, कि जीसू को उसने क्यों मारा। उसने जीसू को इसलिए मारा क्योंकि वो नशा करके गाड़ी चलाता था और एक तरह का साइकोपैथ था। उसको ये सारी चीजें करने में बहुत मजा आता था। उसका कोई रीजन नहीं था कि उसने क्यों मारा, उसको जस्ट वो फन लगता था इसलिए मारा था उसने। और इसी वाले सीन से इसके अंदर का जानवर जागा, जबकि मरता हुआ ये आदमी जीजे उससे बोल तक नहीं रहता बचा, वो डेथ से बात करता। फिर भी टाई को लगा क्यों मुझसे बात कर रहा है, और इस तरह से इसके अंदर का ये सारा कुछ हुआ। ओके, साइकोपैथ बन गया था। फिर ये आदमी मर जाता है और वापस फिर ये आदमी मर जाता है, यानी कि जीजे इस लाइफ में भी मर गया और वापस डेथ के पास आता है। तो कहती है कि खुद को मार दिया तुमने। जीजे कहता है कि जल्दी करो, जल्दी लास्ट लाइफ में भेजो मुझे जल्दी मर के हेल में जाना है। डेथ कहती है नहीं कर पाओगे ऐसा, तुम अगली लाइफ में मर ही नहीं सकते हो, चाह कर भी नहीं मर सकते हो। जीजे कहता है कि जल्दी शूट करो। और फिर जीजे की आंखें खुलती है अपने घर में और ये देखता है मिरर में, तो ये अपनी मॉम की बॉडी में होता है। शिट यार, मतलब लास्ट लाइफ में अपनी मॉम बन गया होता है ये। फिर बॉल आती है और जीजे डर गया होता है कि नहीं, मुझे अपनी मॉम का पास्ट नहीं देखना है, लेकिन देखना तो पड़ेगा। मॉम उन दिनों काफी यंग और सुंदर हुआ करती थी, बहुत ज्यादा, और काफी चेयरफुल थी, वो गिटार भी बजाती थी। और जीजे में बताता है कि ये चीजें मुझे मॉम के बारे में नहीं पता, हालांकि मॉम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, पर अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता उनके बारे में। इनकी मॉम बहुत सुंदर थी, उनकी जल्दी शादी भी हो गई थी, उसके बाद इनके हस्बैंड भी काफी अच्छे थे। फिर जीजे पैदा हुआ जिसको लेकर वो एक माउंटेन पर जाया करते थे, काफी खुशहाल फैमिली थी इनकी। एक रोज जीजे की तबीयत खराब हो गई थी तो मॉम ने इसको कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। फिर मॉम बाथरूम साफ करने का काम करने लग गई थी। एक रोज मुझे ड्रिंक करते हुए भी देखा था मॉम ने, मैंने बहुत सारी ड्रिंक की थी। उस रात जब मैं छत से कूदने गया था, मरने गया था, तो मॉम मुझे कॉल कर रही थी पर मैंने उठाया नहीं था। और ये सीन हम एपिसोड 1 में भी देख चुके हैं। मैंने वैसे बताया था आप लोगों को कि इसकी मॉम की कॉल आ रही होती है बट ये छत से कूद जाता है। फिर मॉम को इसकी मौत की खबर मिली, वो रोते हॉस्पिटल भी आई थी, फ्यूनरल भी देखा था इन्होंने इसका, जहाँ पर जीसू को भी देख सकते हैं मॉम। फिर पुलिस स्टेशन भी आई थी। इनको लगता था कि इनका बेटा इसलिए मर गया है क्योंकि ये एक अच्छी मां नहीं है। और फिर मॉम वापस सफाई का काम करने लगी थी। वापस प्रेजेंट में आते जीजे अब डिसाइड करता है कि ये मरेगा नहीं, मॉम की लाइफ जिएगा और ये इसकी सजा है, यानी कि एक तरह का हेल यही है इसके लिए। और वापस से मॉम की लाइफ जीने लग गया होता है, सफाई का काम करता है। ओल्ड हो चुकी है ना तो बॉडी में काफी पेन भी रहता है। यही एक पासबुक भी पड़ी है बैंक की। बचपन की एक बात याद आती है, जब छोटा था तो मॉम इसके लिए पैसे कमा कमा के इकट्ठे किया करती थी इस बैंक में, ताकि जीजे जब बड़ा हो जाए तो अपने लिए घर खरीद सके। मॉम रोज जीजे की ग्रेव पर आती है और रोती है, कहती है कि तुम अगले जन्म में किसी अमीर फैमिली में जन्म लिया, तुम्हारे माता पिता अमीर हो ताकि तुम अच्छे से रह सको। लेकिन जीजे पछता रहा होता है, मॉम से कहना चाहता है कि अगली लाइफ में मुझे आपका ही बेटा बनना है, पर क्या फायदा, वो मर चुका है तो नहीं बोल सकता ना। यहाँ से हमें अपनी लाइफ की वैल्यू पता चलती है, मरने के बाद चीजें काफी रियलाइज होती हैं। ओके, इस बारे में एंड में बात करेंगे। और यहीं से एक बात याद करता है कि मॉम ने इससे कहा था कि उन्हें माउंटेन पर जाना है, क्योंकि जीजे के पिता वहीं लेकर जाया करते थे उनको। जीजे ने कहा था कि मेरी नौकरी लगेगी, पैसे आएंगे तो मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा। कहती है मॉम कि मेरे तो घुटने दर्द होते, तो कहता मैं आपको अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाऊंगा। और जीजे को देखते अब, यानी मॉम के रूप में ये माउंटेन पर जा रहा होता है। जीजे देखता है कि मैं भी अपनी मॉम के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ और सारी चीजें फील कर पा रहा होता है। और फिर वापस आते हुए काफी अंधेरा हो गया होता है। घुटनों में ज्यादा दर्द होने की वजह से मॉम ऊपर से गिर जाती है और आंखें खुलती है हॉस्पिटल के अंदर।
और वहाँ से सीधा सीन आता है व्हील चेयर पर, और यहाँ पर हमें जीजे बताता है कि मैंने अपनी मॉम की बॉडी में पूरे 32 साल जिया। 32 साल यानी कि 32। ओके, इतनी लाइफ तो मैंने अपनी भी नहीं जी है जितनी मैंने मॉम की लाइफ जी है, क्योंकि वो 32 साल से पहले अपनी जान दे चुका था। एंड में एक फोटो को देख रहा होता है जीजा, जिसमें ये है, इसकी मॉम है और जीसू होती है, और बताता है कि मैं डरपोक था, बहुत डरता था, नौकरी नहीं मिली तो मॉम को कैसे रखूंगा, सब मेरा मजाक बनाएंगे, सब आगे निकल जाएंगे, गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई मुझे, इतना प्रेशर था ना कि इसने जान दे दिया। जब मैं मरा तो रियलाइज हुआ कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। चीजें सबको नहीं मिलती है, इसकी वैल्यू किया करो। और मॉम की मौत हो जाती है यहाँ पर, और जीजे वापस से हेल में आ गया होता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया डेथ, क्योंकि ये पूरे 32 साल बाद यहाँ पर आया होता है, पर डेथ वैसी की वैसी दिख रही होती है, और ये भी है ना, क्योंकि ये तो एक तरह की स्पिरिट है ना, पता नहीं क्या है। ओके, अब मैंने जी लिया है, मुझे प्लीज एक बार और शूट कर दो, पर अब गोली नहीं बची होती है। पर जीजा रोता है कि प्लीज मुझे जीजे बना के भेज दो एक बार, मॉम को हक करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। जीसू के पास जाके उनको ऐसा रियलाइज करवाना चाहता है कि नहीं, उस दिन मेरी गलती थी, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये और कोशिश करेगा और अटेम्प्ट देगा, कहीं का इंटरव्यू देने जाएगा और नौकरी खोजेगा, पर ये इतनी जल्दी हार मान के मरने वालों में से नहीं है अब, क्योंकि इसको लाइफ की वैल्यू समझ आ गई होती है। डेथ फिर रिजल्ट देती है इसको कि तुम जीत गए हो, मैं तुम्हें शूट करूंगी, पर मुझे नहीं पता कि क्या होगा, अगर गोली लगी तो जीजे बन जाओगे, नहीं लगी तो मुझे नहीं पता, देख लो अपना। और गन इसी को दे देती है, और फिर ये शूट करता है और इसकी डेथ हो जाती है। और सीन वापस से आता है फर्स्ट एपिसोड में, जब ये छत के ऊपर कूद कर मरने के लिए आया हुआ था, और छत से कूदा था तो इसकी मम की कॉल आ रही थी। आज भी इसकी मम की कॉल आ रही होती है, पर ये इस बार वो कूदता नहीं है, फ़ोन को उठाता है और चला जाता है, और जो डेथ नोट था इसका, जो कि लिखा था इसने मरने से पहले, वो उड़ के हवा में चला जाता है। और इस तरह से जीजे अपनी न्यू लाइफ शुरू करता है, यानी एक अलग तरीके से, और चीज़ों को देखते हुए कि देखो लाइफ बहुत कीमती है, ऐसे 2-4 इधर उधर की चीज़ों को लेकर जान नहीं दे देनी चाहिए। देखो क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, हमें किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है या हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, हमने किसी के साथ कर कुछ भी, तो हमें लगता है अरे छोड़ो यार, जान दे देता हूँ जाके। बहुत लोग होते हैं, अब तुम लोग पॉजिटिव सोचते हो बहुत लोग, तो तुम्हें लग रहा है कैसी बकवास कर रहा हूँ, बट बहुत से लोग हैं नेगेटिव जो कि जान देते हैं, ये कॉमन चीज़ है जो कितना आराम से बोला कॉमन चीज़ है, बट जो होता है दुनिया में बता रहा हूँ। बट वो गुस्सा जो होता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, लेकिन तुम्हारे 2 दिन के ज़्यादा बड़े गुस्से से कीमती तुम्हारी ज़िंदगी है, ठीक है। तो ऐसा तुम मान लो मर गए, ठीक है, तुम मान लो मर गए, तुम्हें गुस्सा आ गया किसी चीज़ पर, तुमने जाकर अपनी जान दे दी, है ना। अब उसके बाद तुम्हारा गुस्सा शांत होगा ना, ऐसा थोड़ी कि तुम जिंदगी भर उस पर गुस्सा ही रहोगे उस चीज़ को लेके, या तुम उदास रहोगे, या तुम डिप्रेशन में रहोगे, या स्ट्रेस लेके ऐसे। तो तुम्हें मरने के बाद रियलाइज होगा शिट यार, खामखा मर गया मैं, तो इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, छोटी चीज़ की वजह से कौन जान दे देता है, वो तो चला जाए 2-4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद। तो भाई समझो इन बातों को, जानवान नहीं दिया जाता है। और इस ड्रामे के अंदर देखा सबने, पर मेन जो इसका मोटिव है ना यही है कि लाइफ को समझना चाहिए। अगर देखो तुम्हारी अपनी लाइफ मिली है तो उसको जियो, छोटी छोटी चीज़ों के बस ऐसे मत करो। और जीजी ने इतनी लाइफ जी, पर उसको देखो इस डेथ का क्या था ना कि उसको जस्ट रियलाइज करवाना चाहती थी कि भाई तू अपनी जान दे के ना गलती कर रहा है, जिंदगी बहुत कीमती है तेरी जो मिली है तुझे मैं 12 लाइफ में भेज रही हूँ, देख ले तू किसी में वैल्यू करता है, किसी लाइफ में इसकी वैल्यू नहीं हुई, किस लाइफ में वैल्यू है बताना जरा, किसी भी लाइफ में कुछ नहीं हुआ इसके साथ। जिंदगियां जिया इतनी सारी, मरता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, और एट द एंड मतलब कि जब वो मरा ना पुलिस वाले की लाइफ में, तो मतलब इतनी सारी उसको शाबाशी मिल रही थी, प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, और वहीं पर खड़ा ये देख रहा सब कुछ दूसरी लाइफ में आकर, पर इसको थोड़ी कोई जानता है कोई, तो कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर ये 12 जिंदगियां जीने के बाद भी इसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई है, हालांकि इसकी जो लाइफ थी ना वो सबसे कीमती थी, और ये उसको दोबारा जिएगा। एंड में ये नहीं बताया गया कि जीजो को ये सारी चीज़ें याद है कि नहीं, कि उसके ऐसा 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 हुआ है। अगर ये चीज़ें याद है तो अपनी लाइफ की जरूर वो ना और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, नहीं मरेगा, क्योंकि इसको पता होगा ना कि आगे जाके इसके साथ क्या होने वाला है, या मरता है तो उसके साथ क्या हुआ था। और अगर ये चीज़ नहीं पता है इसको, इसकी लाइफ वहीं पे आ गई है फर्स्ट एपिसोड में, जैसे इसका माइंड था, इसको कुछ याद नहीं आएगा, तो फिर आगे शायद अपनी ज़िंदगी शुरू करेगा। पर मुझे तो लगता है कि उसको सारी चीज़ें याद होंगी कि मैं 10 से मिला था मरने के बाद, ये तो अगर ये याद है उसको तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो अपनी वैल्यू करेगा ना लाइफ की। ओके, तो यही सारी ड्रामे के अंदर हो सकता है इसका पार्ट 2 बने, हालांकि कुछ है नहीं इसके अंदर। ओके, और ये एक मांगा से लेकर बनाया गया था, तो उसके अंदर मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, अगर आगे का इसका होता है तो और साथ बनाएंगे वो लोग। ओके, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय।